नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विन कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं नरेश गढ़वाल आपके साथ, और आज का अपना टॉपिक है स्टूडेंट्स स्ट्रोक। स्ट्रोक मीन्स आघात होना, इट मीन्स कोई चोट पहुंचना, नुकसान होना। स्ट्रोक का मतलब अपन पढ़ते हैं हिंदी में आघात होना, कि ब्रेन को आघात, क्षति पहुंची है, नुकसान पहुंचा है, स्ट्रोक। ठीक है, ये स्ट्रोक यूजुअली कितने इसके टाइप्स होते हैं, डेफिनेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसके डायग्नोसिस, मैनेजमेंट की अपन आज बात करेंगे। ठीक है, स्ट्रोक कब होता है? यूजुअली देखा जाता है जब हाइपरटेंशन वाला पेशेंट होता है। ठीक है, उसके अंदर जब हाइपरटेंशन ज़्यादा हो जाता है 200, यदि हाइपरटेंशन बीपी, यदि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 200 तक पहुंच जाता है, 3rd ग्रेड का, ठीक है, सीवियर हो जाता है, उस समय क्या होता है, जो ब्रेन की ब्लड वेसल्स है, जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है, वो रप्चर हो जाएंगी और वहाँ पे क्लोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। उस वजह से नर्व का जो ट्रांसमिशन है वो रुक जाएगा, और उस वजह से बॉडी के अंदर यदि ट्रांसमिशन अच्छे से नहीं होगा नर्व इम्पल्स का, तो पैरालिसिस कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। तो उसी को बोला जाता है स्टूडेंट स्ट्रोक। ठीक है, स्ट्रोक के अंदर सबसे पहले अपन इस इमेज की सहायता से दो चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। एक तो इस्केमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक। ठीक है, इस्केमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक क्या है? ये स्ट्रोक के टाइप्स हैं। इस्केमिक मतलब होता है स्टूडेंट ब्लड के अंदर यदि इस्केमिक, ठीक है, ब्लड की सप्लाई यदि इम्पेयर्ड हो जाती है तो इस्केमिक स्ट्रोक, और यदि ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती हैं, ठीक है, कोई एन्यूरिज्म बना। एन्यूरिज्म हमेशा किस में होता है स्टूडेंट? ब्लड वेस आर्टरीज के अंदर देखने को मिलता है एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म इस तरह से होता है, सेकुलर होता है, डिफरेंट टाइप के होते हैं। जब ये रप्चर हो जाएंगे, ब्रेस्ट हो जाएंगे, तो यहाँ से जो ब्लड होगा लीक होके ब्रेन टिश्यूज़ के अंदर इकट्ठा हो जाएगा और क्लॉट बना लेगा। ठीक है, उसे बोलेंगे हेमरेज। और इस्केमिक स्ट्रोक, इसके अंदर मान लो कि जो ये ब्लड वेसल्स हैं, इनके अंदर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कंडीशन क्रिएट होगी। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, ये दोनों कंडीशन, यदि इन दोनों में से कोई भी कंडीशन क्रिएट हो जाती है ब्लड वेसल्स के अंदर, तो पेशेंट के अंदर जो ब्लड फ्लो है, ठीक है, सेरेब्रल ब्लड वेसल्स है, उनके अंदर जो ब्लड का फ्लो हो रहा है वो अच्छे से नहीं होगा, उनके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएगा इस तरह से। उस वजह से ब्लड आगे की तरफ पहुंच नहीं पाएगा। ठीक है, और यदि ब्रेन टिश्यूज़ तक ब्लड अच्छे से नहीं सप्लाई हो पाएगा तो वहाँ की टिश्यू डैमेज हो जाएगी। ठीक है, ब्रेन की टिश्यू डैमेज हो जाएगी, क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर किसी भी प्रकार का रुकावट के कारण, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। वो ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो सकता है? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कंडीशन मतलब हार्डनिंग हो जाना। ब्लड वेसल्स की हार्डनिंग हो जाना क्या कहलाता है? वो भी कब देखने को मिलता है? जब एज जैसे जैसे इंक्रीज होती है पेशेंट की, तब क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें हार्डनिंग देखने को मिलती है, स्टिफ हो जाती है वो। ठीक है, तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस जब बोलते हैं, जब उसके अंदर कोई भी कोलेस्ट्रॉल, जब ऐसे पेशेंट जो क्या करते हैं, हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर क्या देखने को मिलता है, वो कोलेस्ट्रॉल जैसे जैसे एज इंक्रीज हो जाती है वो ब्लड वेसल्स के अंदर जमा होने लग जाता है, तो वो क्या करेगा, एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देगा इस तरह से। उस वजह से जो ब्लड ठीक है अच्छे से सप्लाई नहीं हो पाएगा ब्रेन टिश्यूज तक, तो उसको बोलेंगे इस्केमिक स्ट्रोक। इस्केमिया मीन्स लेक ऑफ ब्लड सप्लाई, और हेमरेज मतलब हेमरेज होना, ब्लीडिंग होना। और ब्लीडिंग कब होगी? जब एन्यूरिज्म बनेगा। पहले एन्यूरिज्म क्या होता है? एन्यूरिज्म वाली जगह पे क्या होती है? डायलेट हो जाती है ब्लड वेसल, डायलेट हो जाएगी, जो लेयर है उसकी थिन बन जाएगी और सेक जैसा बन जाएगा। ठीक है, और ये रप्चर होके, और ये मेनली कौन सा होता है एन्यूरिज्म? बेरीज एन्यूरिज्म कॉमनली देखने को मिलता है। बेरीज एन्यूरिज्म, ये एन्यूरिज्म का नाम है, बेरीज एन्यूरिज्म। और ये कहाँ देखने को मिलता है? सर्कल ऑफ विलेज। ब्रेन के अंदर जो सर्कुलेशन होता है स्टूडेंट, उसको क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ विलीज। सर्कल ऑफ विलीज, जैसे आप प्लेसेंटल सर्कुलेशन पढ़ते हैं, ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन पढ़ते हैं, क्लियर है? उसी तरह ब्रेन के अंदर जो होता है उसे बोलते हैं सर्कल ऑफ विलाइज, जो कि ब्रेन के अंदर क्या है, ब्लड वेसल्स का सर्कुलेशन है, नेटवर्क है, जिसके थ्रू ब्लड टिश्यू, जो ब्रेन की टिश्यू है उसको ब्लड सप्लाई होती है, उस नेटवर्क को बोला गया है सर्कल ऑफ विलाइज। विलाइज क्या है? एक साइंटिस्ट के नाम पे
जिसने भी इसको रखा उसके नाम पे रख दिया विलाइज, ठीक है। तो सर्कल ऑफ विलाइज क्या है, एक ऐसा नेटवर्क है ब्रेन के अंदर जो ब्रेन टिश्यूज तक क्या पहुंचाता है, ब्लड पहुंचाता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, बेरीज एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म मीन्स आर्टरी का डायलेशन हो जाना, तो वो डायलेट होके क्या हो जाएगी, उसकी लेयर थिन हो जाएगी, फ्रेगल हो जाएगी। और जब भी बीपी बढ़ेगा पेशेंट के अंदर, तो प्रेशर पड़ने से, ब्लड के प्रेशर पड़ने से वो थिन हो चुकी है, फ्रेगाइल हो चुकी है, ठीक है, डायलेट हो चुकी है, वो आर्टरी अब रप्चर हो जाएगी, उसके रप्चर होने के चांस हो जाएंगे और वो ब्रेन के अंदर क्या हो जाएगा, फिर क्लॉट बन जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। उस वजह से वहाँ की क्या हो गई, अब ब्रेन टिश्यू को ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो रही और ब्रेन की टिश्यू वो डेथ, नेक्रोसिस होना चालू हो जाएगी। और उस वजह से जो फंक्शन है ये डिपेंड करता है किस पार्ट का पैरालाइसिस होगा, कौन सा पार्ट अफेक्ट होगा स्ट्रोक के अंदर, वो डिपेंड करता है कि ब्रेन के कौन से पार्ट में स्ट्रोक कंडीशन डेवलप हुई है, कि ब्रेन के कौन से पार्ट में क्लॉट हुआ है, कौन से पार्ट की, क्योंकि ब्रेन के डिफरेंट आप लोब पढ़ते हैं, रीजन पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे ब्रोकाज एरिया, वर्निक्स एरिया, ब्रोकाज एरिया फ्रंटल लोब में होता है, वर्निक्स एरिया टेम्पोरल लोब में होता है, ठीक है। जैसे जैसे जो लोब इफेक्ट होगा उसी के कारण वैसे वैसे पेशेंट के अंदर साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि स्ट्रोक कौन से लेफ्ट हेमिस्फीयर में हुआ है, राइट हेमिस्फीयर में हुआ है, फ्रंटल लोब में हुआ है, टेम्पोरल लोब में, ओसिपिटल लोब में, वो डिपेंड करता है कि उसकी कंडीशन पे, सिचुएशन, लोकेशन पे, स्ट्रोक की लोकेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात है, यदि आपसे इमेज क्वेश्चन पूछ लिया जाए इस तरह से, तो आपका राइट आंसर जानना चाहिए ये कौन सी कंडीशन है, स्ट्रोक कंडीशन है पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट बात करें स्ट्रोक की डेफिनेशन, ठीक है। स्ट्रोक को किस तरह से डिफाइन किया जाता है स्टूडेंट। स्ट्रोक ऐसी कंडीशन है, स्ट्रोक इज एन एक्यूट, क्योंकि इसमें सडन होता है, बीपी बढ़ा और उसकी वजह से ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई या इस्चेमिक कंडीशन हो गई, ठीक है। तो ये एक एक्यूट कंडीशन है। स्ट्रोक का अटैक एक्यूट होता है। एक्यूट न्यूरोलॉजिकल इंजरी, न्यूरोलॉजिकल इंजरी मीन्स वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होगी, ठीक है, या फिर हेमरेज हो गया। कोज्ड बाय द इंटरप्शन, इंटरप्शन मतलब रुकावट, इंटरप्शन इन द सेरेब्रल ब्लड सप्लाई, जो ब्रेन की सप्लाई होती है उसको बोलते हैं सेरिब्रल ब्लड सप्लाई, उसके अंदर रुकावट होना, इंटरप्शन होना, विच इज मैनिफेस्ट एज, वो कैसे पता करते हैं, विच इज मैनिफेस्टेड एज एन इन्फ्रैक्शन और हेमरेज। इन्फ्रैक्शन मतलब होता है इरिवर्सिबल नेक्रोसिस, ऐसा ब्रेन की जो टिश्यू है उनका इस तरह से डेथ हो चुका है कि वो वापस रिवर्स नहीं हो सकती, तो इरिवर्सिबल डेथ। जिन टिश्यूज का ब्रेन के अंदर डेथ हुआ है वो खत्म हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है ब्लड सप्लाई की कमी के कारण, तो इरिवर्सिबल डेथ उसको बोलते हैं इन्फ्रैक्शन। जिस तरह से आप हार्ट की एक कंडीशन पढ़ते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, जो हार्ट मायोकार्डियम क्या है, हार्ट की मसल है, मिडिल लेयर है, ठीक है, मोस्ट मस्कुलर लेयर है, उसके अंदर ब्लड सप्लाई की कमी के कारण अब क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, वो होती है हार्ट की कंडीशन। सेम उसी तरह स्टूडेंट क्या होती है, ब्रेन की कंडीशन होती है, ठीक है। ब्रेन की कंडीशन सेरेब्रल इन्फ्रैक्शन कंडीशन सेम ही रहेगी। जिस तरह से हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई के अंदर यदि इंटरप्शन हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, उसी तरह ब्रेन के अंदर स्ट्रोक कंडीशन है, ठीक है। सेम एज एमआई के अंदर क्या हुआ, हार्ट से रिलेटेड साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे और यहाँ पे ब्रेन के नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग साइन सिम्टम अपने को देखने को मिलेंगे। फिर बात करें कोजेज, इसके क्या क्या ऐसे कोजेज हैं जिनकी वजह से देखने को मिलता है। थ्रोम्बोसिस, ठीक है, ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाए और वहाँ पे क्या हो जाए, क्लॉट फॉर्मेशन हो जाए, थ्रोम्बस बन जाए, ठीक है। दूसरी कंडीशन एम्बोलस, एम्बोलस जब ये थ्रोम्बस बना, ठीक है, एम्बोलस क्या होता है आपको ये समझना है, ठीक है। ये ब्लड वेसल है और ये यहाँ से रप्चर हो गई, ठीक है, यहाँ से रप्चर हो गई, यहाँ से क्या है, ये ब्लड आया, ठीक है, ये ब्लड आगे क्लॉट बना लिया, ठीक है, क्लॉट बन गया, ये अभी फिक्स है, ये फिक्स रहेगा जब तक, तो क्या बोलेंगे इसको, थ्रोम्बोसिस। और ये जब यहाँ से हट के ब्लड फ्लो है उसके अंदर ये बहने लगेगा, फ्लो करने लगेगा, तो उसको बोल देंगे एम्बोलस, ठीक है। क्या बोल देंगे उसको, एम्बोलस बोल देंगे। जब ये ही थ्रोम्बस हट के वहाँ से फ्लो होने लग जाए ब्लड के साथ, तो उसी को एम्बोलस बोल दिया, ठीक है। तो एम्बोलस और हेमरेज वाली कंडीशन। तो हाइपरटेंशन के अंदर मोस्ट कॉमन कोज है कि बीपी बढ़ने से क्या होता है, हेमरेज हो जाता है सेरेब्रल ब्लड वेसल्स के अंदर। नेक्स्ट ये क्या है, कोजेज हैं। इन कोजेस के आधार पे ही अपन, इन कोजेस के बेसिस पे क्या बताया अपन ने, टाइप्स बताएं।
फिर बात करें रिस्क फैक्टर, ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से स्ट्रोक देखने को मिलता है, हाइपरटेंशन कंडीशन क्रिएट होती है। ठीक है, एक तो हाइपरटेंशन वाली कंडीशन में स्ट्रोक होता है, हाइपरलिपिडीमिया, जब लिपिड का लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाए, जैसे ओबिसिटी वाली कंडीशन। ठीक है, ओबिसिटी, स्मोकिंग। ठीक है, ये स्मोकिंग करने से भी क्या होता है, लॉन्ग टर्म करने से जो ब्लड वेसल्स हैं उन पे आर्टरियोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है। सेरिब्रल आर्टरियोस्क्लेरोसिस हो जाए, हार्डनिंग हो जाए, हार्डनिंग या स्टिफनेस क्या कहलाता है, आर्टरियोस्क्लेरोसिस। एन्यूरिज्म कंडीशन हो जाए, इस तरह से आर्टरी क्या हो जाए, डायलेट हो जाए। ठीक है, जैसे कि बेरीज एन्यूरिज्म अपन ने बात की। और एट्रियल फिब्रिलेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके लिए। जब भी एट्रियल फिब्रिलेशन होता है तो उसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, स्ट्रोक। ठीक है, ये आपके प्रीवियस और एनक्लेक्स बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनमें काफ़ी बार आप पढ़ सकते हैं कि एट्रियल फिब्रिलेशन का जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है, उसका नाम है स्ट्रोक। तो अपन समझने की कोशिश करेंगे कि जब एट्रियल फिब्रिलेशन होता है तो स्ट्रोक किस तरह से होता है। ये हट के 4 चेम्बर है इस तरह से, ये राइट एट्रियम, ठीक है, और ये लेफ्ट एट्रियम। और यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से बात करें तो यहाँ पे ये ट्राइकस्पिड वॉल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एट्रियल फिब्रिलेशन कंडीशन का बहुत क्या होती है, उसके अंदर एट्रियम अच्छे तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता। ठीक है, फुली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता, पी वेव एब्सेंट होती है, पी वेव बनती है ईसीजी के अंदर, वो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को, एट्रियल डीपोलराइजेशन को शो करता है। ठीक है, तो अच्छे से जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा एट्रियम, तो इस तरह से एट्रियल फिब्रिलेशन मतलब इस तरह से फड़फड़ाना, अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो इस तरह से करता रहेगा। ठीक है, अच्छे से नहीं हो रहा, मतलब जब क्या होगा उस वजह से ये जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करेगा और अच्छे से नहीं करेगा, तो उस वजह से एट्रियम में क्या होगी, इंजरी हो जाएगी। ठीक है, इंजरी होने से एट्रियल फिब्रिलेशन से कारण क्या होगा, एट्रियल फिब्रिलेशन जब होता है उसके कारण ब्लीडिंग हो जाती है, किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, ब्लीडिंग हो जाएगी और थ्रोम्बस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, थ्रोम्बस बन गया। ठीक है, ब्लीडिंग भी, थ्रोम्बस बन गया। अब ये थ्रोम्बस यहाँ से हट के ये थ्रोम्बस यहाँ बन जाता है, ये वाल पे, ट्राइकस्पिड वाल पे बन जाता है ये थ्रोम्बस। और फिर ये थ्रोम्बस यहाँ से हट के पल्मोनरी आर्टरी से आ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में आ जाएगा, और पल्मोनरी आर्टरी से ये लंग्स में आ जाएगा, एम्बोलस बन जाएगा। अभी जब थ्रोम्बस अपनी जगह से हट गया तो उसको बोल दिया अपन ने एम्बोलस स्टूडेंट, और फिर वो एम्बोलस लंग्स में गया, और लंग्स के थ्रू वो फिर वापस किस में आया, लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स के थ्रू ब्लड फ्लो अपर बॉडी और लोअर बॉडी में, ठीक है, सप्लाई हुआ। ठीक है, तो उस वैसे जैसे यहाँ पे आया, फिर सप्लाई में होते होते वो कहाँ पहुँच जाएगा, ब्रेन तक पहुँच गया वो एम्बोलस। ठीक है, तो एम्बोलस ब्रेन तक पहुँचने के बाद में क्या होगा, वो स्ट्रोक कंडीशन क्रिएट करेगा। अपन ने कोजेस के अंदर पढ़ा कि थ्रोम्बस, एम्बोलिज्म और हेमोरेज क्या है, ये मेन कोज है किसके, स्ट्रोक के। तो इस तरह से एट्रियल फिब्रिलेशन कंडीशन जब होती है तो इस तरह से उसमें थ्रोम्बस बनता है पहले, क्योंकि वो फास्टली क्या करता है, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्शन करता है, अच्छे से भी नहीं होता और आधे अधूरे कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, उस वजह से ब्लीडिंग होगी वहाँ पे और वो थ्रोम्बस बनेगा। थ्रोम्बस बना फिर वो हटेगा तो एम्बुलस बोल देंगे उसको, और वो सर्कुलेशन के थ्रू ब्रेन तक पहुँच जाएगा। ठीक है, एम्बुलस, उस वजह से एम्बुलस जाके अटक जाएगा एक जगह कहीं भी जहाँ पे स्मॉल ब्लड वेसल्स होगी, माइक्रो ब्लड वेसल्स होगी ब्रेन की, वहाँ पे वो एम्बुलस क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। उस वजह से क्या होगा, ब्लड सप्लाई अब आगे नहीं पहुंच पाएगी। तो अपन ने डेफिनेशन में यही पढ़ा था कि सेरेब्रल ब्लड सप्लाई किसी भी तरह से यदि इंटरप्शन हो जाता है तो उस वजह से क्या होती है, स्ट्रोक होती है। ठीक है, स्ट्रोक कंडीशन होती है। आगे बात करें एडवांस एज, जैसे जैसे किसी भी पर्सन की एडवांस एज होती जाती है उसी के अकॉर्डिंग चांस बढ़ते जाते हैं किसके स्टूडेंट्स, स्ट्रोक के, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है उसी तरह पेशेंट के अंदर आर्टरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन क्रिएट होने लगती है। फिर बात करें टाइप्स की मैंने आपको बताया था कि टाइप्स हैं जो स्ट्रोक के, वो उसके कोजेस पे ही डिपेंड होते हैं, जैसे कि थ्रोम्बोटिक और इस्चेमिक हो गया। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं इस्चेमिक की। मोस्ट कॉमन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रोक कौन सा है, तो आपका राइट आंसर जाना चाहिए स्टूडेंट, इस्चेमिक। इस्चेमिक क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ 80%, लगभग 80% कौन सा टाइप का देखने को मिलता है, स्ट्रोक इस्चेमिक टाइप का। इस्चेमिक मतलब लेक ऑफ ब्लड सप्लाई।
लेक ऑफ ब्लड सप्लाई। यही क्वेश्चन आता है नॉर्मली। क्वेश्चन यदि वन लाइनर का पूछा जाए आपसे तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है कि इसमें क्या होता है। अदर और इससे रिगार्डिंग सिमिलर वर्ड आते हैं, जैसे कि आपको कंफ्यूज करते हैं। हाइपोक्सीमिया मतलब होता है टिश्यू के अंदर ब्लड की कमी, हाइपोक्सीमिया, ठीक है। और टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी, हाइपोक्सिया। तो इस तरह से आपसे टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है। नेक्स्ट बात करें, इसमें क्यों हो सकता है? दोनों कंडीशन के कारण हो सकता है, या तो थ्रोम्बस बन जाए या एम्बोलस बन जाए। ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर या तो थ्रोम्बस बन जाए। थ्रोम्बस क्या होता है? इस तरह से अटैच रहेगा ब्लड वेसल के, और ये जब ये हट जाएगा इस तरह से यहाँ बीच में आ जाएगा, फ्लो के अंदर आ जाएगा, तो इसको एम्बोलस बोल दिए, ठीक है। इस वजह से यदि अच्छे से ये रुकावट करेंगे, ब्लड वेसल्स, ब्लड फ्लो हो रहा है उसके अंदर, ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे, तो इस वजह से क्या हो जाएगा? ब्लड की कमी हो जाएगी सेरेब्रल टिश्यूज के अंदर। तो इस्कीमिया मोस्ट कॉमन टाइप हो गया। और हेमरेज क्या सेकेंड टाइप है? हेमरेज सेकेंड टाइप कौन सा है? हेमरेज। हेमरेज की बात की अपन ने, जब हाइपरटेंशन होता है तो हेमरेज स्ट्रोक देखने को मिलता है। ये 30% लोगों के अंदर देखने को मिला जो स्ट्रोक के पेशेंट थे। अपन ने यदि 100 पेशेंट के अंदर स्टडी की, 100 पेशेंट किसके थे? एक हॉस्पिटल में स्ट्रोक के, जिनमें से अपन ने क्या स्टडी की? अपन ने देखा कि 80% जो थे उनके अंदर इस्कीमिया कंडीशन के कारण स्ट्रोक हुआ, और 13% ऐसे थे, ठीक है, पेशेंट जिनके अंदर हेमरेज के कारण स्ट्रोक कंडीशन क्रिएट हुई। तो हेमरेज के अंदर टू टाइप से होता है, एक तो इंट्रासेरेब्रल हेमरेज और सब आर्कनोइड हेमरेज। कितने होते हैं स्टूडेंट? 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो ICH मतलब इंट्रासेरेब्रल हेमरेज। ICH मतलब इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज। एक कंडीशन होती है SAH सब आर्कनोइड हेमरेज। ये 2 टाइप्स के हेमरेज देखने को मिलते हैं किसमें? हेमरेजिक टाइप स्ट्रोक के अंदर। एक तो इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज और एक सब आर्कनोइड हेमरेज। सब आर्कनोइड हेमरेज। सब आर्कनोइड पता है क्या होता है? जो ड्यूरामीटर, आर्कनोइड और पायोमीटर, अपन 3 मेनेंजिस पढ़ते हैं, DAP, ड्यूरामीटर, आर्कनोइड और पायोमीटर। तो ये आर्कनोइड के नीचे जो स्पेस है उसको बोल दिया, ठीक है, सब ड्यूरल स्पेस, ठीक है, सब आर्कनोइड स्पेस। जो आर्कनोइड जो लाइनिंग है, ठीक है, मेनेंजिस की जो आर्कनोइड वाली लेयर है उसके नीचे जो स्पेस है उसको बोल दिया सब आर्कनोइड स्पेस। तो वहाँ पे यदि हेमरेज हो जाए तो उसको बोल देंगे सब आर्कनोइड हेमरेज। तो ICH और SAH। तो अपने रिस्क फैक्टर पढ़े इस तरह से। अब रिस्क फैक्टर के बाद में अपन बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की, ठीक है, कि क्या साइन एंड सिम्टम्स है किसके? स्ट्रोक के। जब स्ट्रोक वाला पेशेंट होगा तो उसमें ऐसी कौन कौन सी कंडीशन क्रिएट होगी, ठीक है। तो पहले है वार्निंग साइन, अपन पढ़ते हैं वार्निंग सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक। जैसे वार्निंग साइन ऑफ अपन कैंसर के पढ़ते हैं, ठीक है, कैंसर में वार्निंग साइन पढ़ते हैं, ठीक है। उसी तरह है अपन वार्निंग सिम्टम ऑफ स्ट्रोक के पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें पढ़ रहे तो फास्ट, FAST, F मतलब फेशियल ड्रूपिंग। जो पेशेंट होगा इस तरह से तो उसके फेस की क्या हो जाएगी? इस तरह से एक साइड में ड्रूपिंग हो जाएगी। यदि मान लो पेशेंट के राइट साइड में मान लो उसके हेमरेज हुआ है तो लेफ्ट साइड में उसको क्या देखने को मिलेगा? पैरालिसिस कंडीशन लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगी, ठीक है। लेफ्ट साइड पैरालिसिस कंडीशन देखने को मिलती है, पैरालिसिस। यदि लेफ्ट साइड का है तो राइट साइड पैरालिसिस देखने को मिलता है। तो फेशियल ड्रूपिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। आर्म वीकनेस, जो उसके आर्म्स है, ठीक है, उसके अंदर वीकनेस। और स्लरिंग स्पीच, जो स्पीच बोलता है उसके अंदर स्लर्ड स्पीच देखने को मिलेगा। और T मतलब टाइम, ठीक है। जैसे आपको ये सब पता लग जाए कि पेशेंट के अंदर फेशियल ड्रूपिंग हो रही है, स्पीच के अंदर दिक्कत आ रही है और आर्म्स के अंदर वीकनेस हो रही है वन साइड, ठीक है, तो आपको तुरंत क्या करना है? कॉल कर देना है इमरजेंसी पे, ठीक है। क्योंकि ये सिम्टम्स किसके हैं? ये स्ट्रोक के सिम्टम है जिससे कि
पेशेंट के अंदर और अदर कॉम्प्लिकेशन होने से आप बचा सकते हैं। इसलिए जब भी फेशियल ड्रूपिंग, FAST, A यानी आर्म वीकनेस और S यानी स्लर्ड स्पीच, मतलब ऐसे हल्का करके बोलना, ठीक है, उसको बोलते हैं स्लर स्पीच। अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव स्पीच उसकी नहीं है, ठीक है, उसको बोल देंगे स्लरिंग स्पीच। और T मतलब टाइम रहते आपको कॉल करना है, ये कॉल के लिए कि इमरजेंसी में कॉल करना है, क्योंकि आपको पता लग गया है कि पेशेंट के अंदर स्ट्रोक आया, ठीक है। फिर बात करें स्पेसिफिक सिम्टम्स कौन से देखने को मिलते हैं, ये है वार्निंग सिम्टम्स अपन ने जो पढ़े फास्ट, ठीक है। तो आप पढ़ते हैं स्पेसिफिक सिम्टम। हेमीप्लेजिया मतलब हाफ बॉडी पैरालिसिस। यदि इस तरफ की, मैंने आपको बताया कि यदि राइट साइड का क्या है, हेमरेज हुआ है, स्ट्रोक हुआ है, तो लेफ्ट साइड में क्या देखने को मिलेगा, पैरालिसिस, ठीक है, उसको बोलते हैं हेमीप्लेजिया, हाफ बॉडी का पैरालिसिस क्या कहलाता है स्टूडेंट, हेमीप्लेजिया। फिर बात करें हेमीपेरेसिस, ठीक है, हेमीपेरेसिस भी यही कंडीशन है कि इसके अंदर हाफ बॉडी काम नहीं कर पाती अच्छे से। एफेजिया मतलब स्पीच के अंदर क्या हो रहा, स्लर्डिंग हो जाना। एफेजिया मतलब अच्छे से उसका स्पीच का प्रोडक्शन नहीं होना, स्पीच का प्रोडक्शन नहीं होना, उसको क्या बोलेंगे, एफेजिया, ठीक है। स्पीच से रिलेटेड यदि प्रॉब्लम आती है तो एफेजिया। डिसआर्थरिया मतलब स्टूडेंट, आर्थरिया ये वर्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर जॉइंट के अंदर प्रॉब्लम है। डिसआर्थरिया मतलब है कि जो स्पीच का जो आर्टिकुलेशन होता है, स्पीच आर्टिकुलेशन के अंदर प्रॉब्लम आती है तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट डिसआर्थरिया वर्ड स्पीच आर्टिकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, जबकि एफेजिया स्पीच प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। और विजुअल चेंज, पेशेंट के अंदर विजुअल चेंज मिलेंगे, जो यदि मान लो राइट साइड के अंदर स्ट्रोक हुआ है तो लेफ्ट साइड की जो आईज़ है उससे क्या है, अच्छे से पेशेंट देख नहीं पाएगा। जब भी आप पेशेंट के सामने यदि मान लो आपने एक खाने की प्लेट रखी है तो वो उसको आधी ही दिखाई देगी, ठीक है, उसको लगेगा कि आधी ही प्लेट मेरे सामने रखी हुई है, उसमें आधा ही खाना है, ठीक है। आप यूँ बोलोगे इसमें पूरा है, बट उसको क्या दिखेगा, आधा। उसको बोलते हैं होमोनाइमस हेमी एनोप्सिया। कौन सी कंडीशन होती है वो स्टूडेंट, होमोनाइमस हेमी एनोप्सिया। ओप्सिया वर्ड जिस वर्ड के पीछे लगे इट मीन्स ये आई से रिलेटेड है, ओप्सिया, ठीक है। हेमी मीन्स हाफ, तो उसको हाफ विजुअल फील्ड ही दिखाई देगा, ठीक है। एग्नोसिया मीन्स किसी चीज़ को जानने में प्रॉब्लम हो, ठीक है, एग्नोसिया पहचान नहीं पाए, इनेबिलिटी टू, ठीक है, किसी चीज़ को जानने में यदि दिक्कत आए पेशेंट को, ठीक है, रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत आती है, इनेबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, पहचान नहीं पाए, उसको बोलते हैं स्टूडेंट एग्नोसिया। और टोसिस मतलब होता है ड्रूपिंग ऑफ आईलिड। यदि फेस की ड्रूपिंग हो रही है, लटक रहा है, ड्रूपिंग मतलब लटकना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इम्पल्स अच्छे से नहीं हो रही, नर्व इम्पल्स सप्लाई नहीं हो रही, तो वो उस साइड का अफेक्टेड जो है वो क्या हो जाएगा, ड्रूप हो जाएगा, तो उसको बोल दिया टोसिस मतलब ड्रूपिंग ऑफ आईलिड। यदि आईलिड का ड्रूपिंग हो जाता है तो टोसिस बोलते हैं, आईलिड ड्रूपिंग। फिर बात करें अल्टर्ड बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल। जो बाउल और ब्लैडर कंट्रोल है वो भी अफेक्ट होता है। स्टूडेंट्स आपके लिए ये वर्ड क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में, जब भी नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और उसके अंदर यदि लंबो सेक्रल रीजन यदि अफेक्ट होता है तो उसमें बाउल और ब्लैडर कंट्रोल भी जो पेशेंट के हैं वो कैसे हो जाएंगे, इम्पेयर्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो हाफ बॉडी पैरालिसिस हो रहा है तो ऊपर से लेके नीचे पूरा ही पैरालिसिस हो रहा है, ठीक है, बॉडी, तो यहाँ पे जो लंबो सेक्रल एरिया भी पैरालिसिस हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ से क्या होता है, कंट्रोल होता है बाउल ब्लैडर का, तो जो पेशेंट की यूरिन और स्टूल का कंट्रोल नहीं रहेगा, ठीक है। और यूनिलेटरल नेग्लेक्ट सिंड्रोम, ये मतलब होता है एक साइड का उसको दिखता नहीं है, ठीक है, तो यूनिलेटरल नेग्लेक्ट सिंड्रोम ये हो जाता है, क्योंकि उसके हेमीप्लेजिया हो रहा है ना, हेमीप्लेजिया के कारण क्या हो रहा है, हाफ बॉडी का उसको पता ही नहीं है कि उसके हाफ बॉडी है भी क्या, तो उसको लगेगा कि हाफ बॉडी है ही नहीं, यूनिलेटरल नेग्लेक्ट सिंड्रोम। और डिस्प्रेक्सियन एप्रेक्सिया, इसका मतलब होता है जो उसकी जो डेली की मोबिलिटी होती है, एक्टिविटी होती है, उसके अंदर या तो इम्प्रॉपर, ठीक है, इनकम्प्लीटली
मतलब थोड़ा थोड़ा मूवमेंट कर पाए, ठीक है, डेली, उसको बोलते हैं डिस्प्रेक्सियन, ठीक है। और एप्रेक्सिया मतलब होता है बिल्कुल ही नहीं करना, कोई भी एक्टिविटी यदि वो नहीं कर पा रहा है तो उसको बोलेंगे एप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया वर्ड हमेशा किसके लिए यूज़ करते हैं, प्रेक्सिया वर्ड होता है मूवमेंट से रिलेटेड, ठीक है। आपको ये याद रखना है, जो प्रेक्सिया वर्ड किया गया है यूज़, वो मूवमेंट के लिए किया गया है। प्रेक्सिया ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, मूवमेंट के लिए, मोबिलिटी के लिए। तो उससे आप समझ जाएंगे, क्योंकि इसके आगे डिस लगा हुआ है और ए लगा हुआ है, तो डिस मतलब उसको ये इनकम्प्लीट है, और एप्रेक्सिया मतलब होता है हमेशा कंप्लीट लॉस ऑफ मूवमेंट, ठीक है। किसी चीज़ का कंप्लीटली एब्सेंस होना, किसी वर्ड के आगे ए लग जाता है, इसका मतलब है वो कंप्लीटली एब्सेंट है। तो पेशेंट के अंदर कंप्लीटली मूवमेंट एब्सेंट है, तो एप्रेक्सिया, और डिस्प्रेक्सिया मतलब इनकम्प्लीट, ठीक है। और ये अपन ने पढ़े साइन एंड सिम्टम। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके डायग्नोसिस की, कि आपने पेशेंट के अंदर साइन सिम्टम देख लिया, अब डायग्नोसिस आपको जांच करवाने के लिए भेजना है पेशेंट को, तो सीटी स्कैन, एमआरआई और सेरेब्रल एंजियोग्राफी। सीटी स्कैन, एमआरआई से क्या पता चल सकता है, कोई भी उसके अंदर जो थ्रोम्बोसिस कंडीशन है, थ्रोम्बोसिस मतलब क्लोट का फॉर्मेशन हुआ है, या फिर एम्बोलस, ठीक है, इनका पता लग जाएगा, या फिर कोई ट्यूमर है, ट्यूमर, हेमरेज, इनका पता लग जाएगा। और सेरेब्रल एंजियोग्राफी मतलब एंजियो वर्ड लगा होता है, ये किसके लिए यूज़ करते हैं, ब्लड वेसल के लिए, ब्लड वेसल्स के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है एंजियोग्राफी। तो एंजियोग्राफी मतलब ब्लड वेसल्स को देखना, विजुअलाइजेशन करना, किसकी, ब्रेन की, क्योंकि ब्रेन की यहीं पे हो रही है प्रॉब्लम, तो सेरेब्रल एंजियोग्राफी, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स चेक करनी है, ब्लड वेसल्स चेक करनी है, वो भी कहाँ की, ब्रेन की। उससे क्या पता चल जाएगा, कौन सी कंडीशन अपन ने पढ़ी थी, एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो ये कंडीशन अपने को डिटेक्ट हो जाएगी यदि ये कंडीशन है तो। और जो भी प्लेक है, यदि उसके अंदर प्लेक का फॉर्मेशन हो रखा है वहाँ पे, ठीक है, तो उसको अपन रिमूव कर सकते हैं एंजियोग्राफी करके बाद में। फिर बाद में करें मैनेजमेंट की बात। अब डायग्नोसिस की बात होगी, उसके बाद देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ हेमरेजिक स्ट्रोक। यदि पेशेंट के हेमरेजिक स्ट्रोक है, हेमरेजिक स्ट्रोक किसके कारण देखने को मिलता है स्टूडेंट, ब्लड हाइपरटेंशन के कारण, वो भी 13% यूजुअली देखा जाता है, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था सब आर्कनोइड हेमरेज और इंट्रासेरेब्रल हेमरेज। तो उसके अंदर बात करते हैं कि मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, पेशेंट का हेड एंड क्या करना है, एलिवेट करके रखना है, ठीक है। हेड का जो एंड है वो एलिवेट होना चाहिए, ठीक है, 20 से 30 डिग्री पे। फिर नेक्स्ट बात करें, मैनिटोल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैनिटोल क्या करती है, एक ऑस्मोटिक डाययूरेटिक है जो कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करेगी, ठीक है। उससे क्या हो सकता है, पेशेंट को रिलीफ मिलेगा, ठीक है, आईसीपी को कम करने के लिए। ये कैसी डाययूरेटिक है, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक है। फिर बात करें एस्प्रिन, एस्प्रिन क्या है, एस्प्रिन हो गई, एस्प्रिन ये क्या है, एंटी प्लेटिलेट ड्रग है। एक पढ़ते हो आप डेबिगेट्रेन, एटेक्जिलेट, मेजिलेट, इसकी का नाम है डेबिगेट्रेन, ठीक है। ये ड्रग्स पढ़ते हैं आप, वारफेरिन हो गई। तो ये ड्रग्स क्या करती है, ये एंटी प्लेटिलेट ड्रग है, डेबिगेट्रेन, एस्पिरिन वगैरह, ये क्या करती है, क्लोट का फॉर्मेशन नहीं होने देगी, खून को थक्का नहीं जमने देगी, ठीक है। क्योंकि थ्रोम्बोसिस क्या है, थक्का जमना, वहाँ क्लोट फॉर्मेशन हो गया है, तो ये क्लोट को तोड़ेगी, ठीक है। डेबिगेट्रेन, एटेक्जिलेट दी जाती है स्ट्रोक वाले पेशेंट को, ठीक है, क्यों, ताकि वो पतला कर दे खून को, जो क्लोट फॉर्मेशन हुआ है। जब जैसे जैसे वो क्लोट हटता जाएगा, पेशेंट के अंदर जो पैरालिसिस हुआ है वो इम्प्रूवमेंट होता जाता है, ठीक है। इसलिए डेबिगेट्रेन क्या है, सेफ मानी जाती है, क्योंकि उसके कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट भी नहीं है, वो कम डोज पे अच्छा काम करती है। इसलिए डेबिगेट्रेन जो टेबलेट है, ठीक है, एंटी प्लेटलेट ड्रग है, ये दी जाती है। फिर बात करें वारफेरिन, ठीक है, एंटी कोगुलेंट ड्रग है जो कि ओरली ली जाती है। डेबिगेट्रेन भी ओरली ही ली जाती है, ओरली। एस्पिरिन भी ओरली लेते हैं, ठीक है। और हेपेरिन, हेपेरिन क्या है, इसको आईवी दिया जाता है, आईवी एंटी कोगुलेंट है, इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। एस्पिरिन, वारफेरिन और हेपेरिन ये वाली क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, जबकि डेबिगेट्रेन क्या है अपन यूज़ करते हैं मोस्टली, ठीक है। एस्पिरिन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है,
डाबिगेट्रॉन एटेक्जिलेट यूज़ करनी है। फिर बात करें कंट्रोल ऑफ बीपी बाय एंटी हाइपरटेंशन, क्योंकि पेशेंट के अंदर क्या है, हाइपरटेंशन कंडीशन है, ठीक है, तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज़ करनी है अपने को, ठीक है। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग मेंटेन क्या करेगी, बीपी को मेंटेन करके रखेगी 150 तक, क्योंकि पेशेंट के अंदर यदि 200 तक पहुंच जाता है बीपी तो पेशेंट के अंदर स्ट्रोक के चांस हो जाते हैं। 200 तक पहुंच जाएगा तो पेशेंट के अंदर स्ट्रोक के चांस हो जाएंगे, इसलिए पेशेंट के अंदर 150 तक बीपी को मेंटेन करके रखना है। और ठीक है, फिर बात करें लोअर द बीपी इन स्टेप बाय स्टेप में, धीरे धीरे उसको करो डाउन, एक साथ भी नहीं करना। फिर बात करें मैनेजमेंट ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक के अंदर, थ्रोम्बोलाइटिक के अंदर अपन क्या यूज़ करेंगे, जो थ्रोम्बस को तोड़े, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग, ठीक है, जिसका नाम है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जिसको बोलते हैं टीपीए शॉर्ट में, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। तो इट शुड नॉट बी यूज्ड इन हेमरेजिक, ये अब हेमरेजिक वाले में यूज़ नहीं करेंगे। आपको ये याद रखना है, यदि हेमरेजिक है स्ट्रोक तो वो क्या हो रहा है, हाइपरटेंशन के कारण हो रहा है, तो वहाँ पे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज़ करनी है। और जो थ्रोम्बस है, थ्रोम्बोलाइटिक वाला है, उसके अंदर एंटी हाइपरटेंसिव यूज़ करनी नहीं है, उसके अंदर एंटी कोगुलेंट यूज़ करनी है। इट शुड बी नॉट बी यूज्ड इन हेमरेजिक के अंदर यूज़ नहीं करनी है। कौन सी वाली, थ्रोम्बोलाइटिक वाली। नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर टीपीए असिस्ट द पेशेंट फॉर ब्लीडिंग टेंडेंसी, क्योंकि ये एक एंटी कोगुलेंट ड्रग है, खून को पतला करती है, क्लोट को तोड़ती है, ठीक है, क्लोट को बनने नहीं देती है। इसलिए जो पेशेंट है यदि ये एंटीकोगुलेंट्स ले रहा है, जैसे कि टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, तो जब भी पेशेंट को देंगे तो उसके अंदर क्या ब्लीडिंग होने के चांस है, क्योंकि ये क्लोट नहीं बनने देती है, ठीक है। पेशेंट के कहीं पे भी लगेगी तो ब्लीडिंग रुकेगा नहीं, स्टॉप नहीं होगा, ब्लड होता ही रहेगा, फ्लो होता ही रहेगा, ठीक है। तो उसका ध्यान रखना है कि उसके यदि आप टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर चल रही है तो किसी भी प्रकार की उसके इंजरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसको बोलना है जब भी ब्रश करे तो सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें, क्योंकि ब्लीडिंग हो सकती है माउथ के अंदर भी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, अपन ने मैनेजमेंट पढ़ा हेमरेजिक का, ठीक है, और थ्रोम्बोलाइटिक, थ्रोम्बस का। नेक्स्ट बात करें कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर इज क्रिटिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आफ्टर द ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ इंट्रासेरेब्रल हेमरेज इज द मेजर एडवर्स इफेक्ट ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। कंट्रोल ऑफ बीपी इज द क्रिटिकल ड्रग, क्रिटिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर ट्रीटमेंट। जब 24 आवर्स के बाद में यदि आप थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी दे रहे हैं, उसके बाद में बीपी को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, क्योंकि बिकॉज इन इंट्रासेरेब्रल हेमरेज इज द मेजर एडवर्स इफेक्ट ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक। जब भी थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देते हैं तो उसका कॉम्प्लिकेशन होता है कि ब्लड के अंदर, ब्रेन के अंदर हेमरेज कर देती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पुपिल साइज एंड पुपिलरी रेस्पॉन्स इज ए प्रायोरिटी नर्सिंग असेसमेंट इन द फर्स्ट 24 आफ्टर द एडमिशन ऑफ क्लाइंट विद थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक। यदि पेशेंट के अंदर थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक है तो आपको नर्सिंग प्रायोरिटी क्या है, नर्स को क्या चेक करना है, उसके आइज़ को चेक करना है। जो पिपिल होता है, देखो इस तरह से ये आइज़ है, ठीक है। फिर ये अंदर की तरफ कोरोइड होती है, कोरोइड के यहाँ पे ये आके सीलियरी बॉडी बनाती है, सीलियरी बॉडी इस तरह से रहती है दोनों तरफ, क्लियर। फिर यहाँ से आयरिस मसल होती है, कौन सी मसल स्टूडेंट, आयरिस, ठीक है। ये आयरिस के बीच का जो ये गैप है, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं इसको, प्यूपिल, ठीक है। तो ये प्यूपिल की साइज चेक करनी है एंड प्यूपिलरी रेस्पॉन्स कि अपने को लाइट, आप लाइट डाल के देख सकते हैं पेशेंट की आइज़ के, तो वो प्यूपिल छोटी हो रही है, डायलेट हो रही है, मतलब उसका कॉन्स्ट्रिक्शन डायलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। कॉन्स्ट्रिक्शन होना जरूरी है, यदि डायलेट है इसका मतलब वो पैरालाइज हो चुकी है, ठीक है। जब काम नहीं करती आपकी प्यूपिल, आपकी जो आइरिस मसल है, यदि वो वर्क नहीं करेगी तो प्यूपिल क्या है, डायलेट का डायलेट रह जाएगा। जब आप उस पर आइज पे टॉर्च डालोगे या फिर कोई भी लाइट डालोगे तो प्यूपिलरी रेस्पॉन्स, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स है, उसको चेक करना है जब भी पेशेंट आपके पास थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक आता है। फिर नेक्स्ट बात करें, द यूज ऑफ एंकल थाई टेनिस शू हैज बीन फाउंड टू बी मोस्ट इफेक्टिव इन preventing plantar reflex because they add support to foot and keep in correct anatomic position। ऐसा पेशेंट जो किसका है, स्ट्रोक का है, तो उसके अंदर क्या होता है, हेमीपैरालिसिस होता है, हेमीप्लेजिया होता है, तो उसके अंदर उसके पैर क्या है, एक ही पोजीशन में क्या होंगे,
ये एक डेबिलिटेटिंग पेशेंट हो चुका है, लेटा रहेगा हमेशा, क्योंकि उसका एक साइड का काम नहीं करता है, वो चल फिर नहीं पाएगा। यदि वो एक ही पोजीशन में रहेगा तो उसके क्या है, उसको थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होने के चांस है, पैरों के अंदर क्लॉट बन सकता है। जब लंबे समय से ब्लड एक ही जगह पे रहेगा, ब्लड वेसल्स के अंदर पड़ा रहेगा, क्योंकि इमोबिलिटी हो चुकी है पेशेंट के अंदर, तो वो ब्लड वहाँ पड़ा ब्लड वेसल्स के अंदर, पैर की जो लेग्स की ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो गए क्लॉट बना लेगा, ठीक है, उससे थ्रोम्बोएम्बोलिज्म बन जाएगा। तो इसलिए पेशेंट को क्या पहनाना है, द यूज ऑफ एंकल थाई हाई टेनिस शूज, ठीक है, ये शूज़ पहनाने उसको, ताकि उसके अंदर प्लांटर रिफ्लेक्स को, फ्लेक्शन को प्रिवेंट कर सके, बिकॉज दे एड सपोर्ट टू फुट। ये जब पहनेंगे एंकल हाई टेनिस शूज़ होते हैं, ये पहनेगा जब पेशेंट, उसको क्या फ़ायदा मिलेगा, उसको सपोर्ट मिलेगा फुट को, एंड कीप इन करेक्ट एनाटॉमिक पोजीशन, उसके पैर को सीधा रखने में हेल्प करेगा। ये एक सपोर्टिव डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि द क्लाइंट इज ओरिएंटेड कैन बी ओपन आई स्पॉन्टेनियस एंड फॉलो कमांड। जब भी आप पेशेंट को, आपके पास स्ट्रोक का पेशेंट आया, आपको लगता है, तो यदि आप उसके अंदर असेस कर रहे हैं स्ट्रोक को, यदि वो ओरिएंटेड है कि उसको पता है कि अपन कहाँ पे हैं, अपना टाइम कितना हो गया है, और आईज उसकी स्पॉन्टेनियसली ओपन है, जैसे आपने अपने आप खुला है, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप, यदि कोई पेशेंट अपने आप खोलता है आई तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, एंड फॉलो कमांड, और आपने बोला कि अपने हाथ खड़े करो, वो कर लेता है, ठीक है, आपके कमांड फॉलो करता है, तो इट मीन्स वो सही है। फिर बात करें, ए हेल्पलेस क्लाइंट शुड बी पोजिशनड ऑन द साइड नॉट ऑन द बैक विद द हेड ऑन स्मॉल पिलो। यदि कोई स्ट्रोक का पेशेंट मिलता है तो उसको कौन सी पोजीशन देनी है, ये पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, पोजीशन बेस्ड लाइन है। ये कहना चाहती है कि पेशेंट को साइड लाइन पोजीशन देनी है, कौन सी, साइड लाइन, ठीक है, लेटरल पोजीशन जिसको बोलते हैं, लेटरल, ताकि जो पेशेंट के जो सीक्रेशन है, लेटरल पोजीशन क्या करेगी, जो सीक्रेशंस हैं, ओरल सीक्रेशन है, उनको रिमूव होने में हेल्प करेगी, ठीक है, और पेशेंट एस्पायरेट नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए पेशेंट को साइड लाइन देनी है, कभी भी बैक पे नहीं लेटाना है, सुपाइन नहीं देनी है। फिर बात करें, स्टडीज शो दैट क्लाइंट हु रिसीव रिकमेंडेड प्लाज्मन एक्टिवेटर ट्रीटमेंट विद इन 3 आवर्स आफ्टर द ऑनसेट ऑफ स्ट्रोक, कि ये कहना चाह रही है कि जो स्टडीज़ कहती हैं, अपन ने मान लो स्ट्रोक पे स्टडी की गई है, तो वो ये कहना चाहती है कि क्लाइंट रिसीव, जो भी टीपीए की जो भी टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जो पेशेंट लेते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट विद इन 3 आवर, ठीक है, जब भी स्ट्रोक आता है तो उसके अंदर 3 घंटे के अंदर, विद इन 3 आवर्स के अंदर उसको टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर दे देनी चाहिए। यदि पेशेंट किसका है, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक का है, तो उसको 3 आवर्स के अंदर विद इन 3 आवर्स के अंदर उसको थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग उसको देनी है, जिसका नाम है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें, क्योंकि ये पहले जितना हो सके, जितना जल्दी यूज़ करेंगे उसके अंदर उतना ही इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, और पैरालिसिस की कंडीशन सीवियर नहीं होगी पेशेंट के अंदर। फिर बात करें कि वारफेरिन सोडियम के वजह से क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग कंटिन्यू फॉर 4 to 5 डेज आफ्टर डिसकंटिन्यू मेडिकेशन। ये लाइन ये कहना चाहती है स्टूडेंट, जब आप पेशेंट को वारफेरिन दे रहे हैं, कब देंगे, ये थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक के अंदर ही देंगे, इस्चेमिक वाले के अंदर या हेमरेज वाले के अंदर नहीं देंगे, थ्रोम्बोटिक के अंदर यूज़ करेंगे वारफेरिन सोडियम, तो उसका इफेक्ट 4 से 5 दिन तक रहता है। जब मान लो आपने वारफेरिन थेरेपी बंद कर ली, उसके बाद वारफेरिन थेरेपी बंद करने के बाद भी 4 से 4 to 5 डेज तक क्या रहेगा, इसका इफेक्ट रहता है। और ब्लड लेवल टेस्टेड पीरियडिकली, और आपको बार बार ब्लड लेवल चेक करते रहना है स्ट्रोक वाले पेशेंट में। और जब आप वारफेरिन दे रहे हैं, मैक्सिमम डोजेज इज नॉट अचीव्ड अंटिल 3 to 4 डेज आफ्टर स्टार्टिंग द मेडिकेशन, ठीक है। और जब भी आप स्टार्ट करते हैं वारफेरिन थेरेपी, तो इसकी मैक्सिमम डोज वो कब तक टाइम लग जाता है, 3 to 4 डेज तक अचीव करने में। नेक्स्ट बात करें, फॉलोइंग ए स्ट्रोक, फॉलोइंग जब स्ट्रोक कंडीशन हो गई पेशेंट के अंदर, इट इज़ ईजिएस्ट फॉर क्लाइंट विद ए डिस्फेगिया, इट इज फॉलोइंग स्ट्रोक के बाद में इट इज़ ईजिएस्ट फॉर क्लाइंट्स विद ए डिस्फेगिया टू स्लो सॉलिड फूड, द नर्स इंट्रोड्यूस फूड ऑन द अनअफेक्टेड साइड। जब भी स्ट्रोक पेशेंट के अंदर क्रिएट हो जाए तो नर्स को क्या बताना है, नर्स को ये बताना है, क्योंकि उसके हेमिप्लेजिया होगा, तो जिस साइड से अफेक्टेड नहीं हुआ है, अनअफेक्टेड साइड से
सॉलिड फूड है उसको च्यू करे, रोटी खानी है उसको, कुछ भी खाना है, जो भी सॉलिड फूड डाइट लेना है उसको अनअफेक्टेड साइड से च्यू करें, क्योंकि जो अफेक्टेड साइड है वो उसका मूवमेंट नहीं करता, उसका जो खाना वो चबा नहीं पाएगा, तो उसको अनअफेक्टेड साइड से खाना खाना है, आपको ये बताना है पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट है द प्राइमरी रीजन फॉर द नर्सिंग असेसमेंट ऑफ ए क्लाइंट फंक्शनल स्टेटस बिफोर एंड आफ्टर स्ट्रोक इज टू गाइड द प्लान, ताकि अपन प्लान कर सकें कि किस तरह से उसको मैनेजमेंट करना है, अपनी जो डेली रूटीन एक्टिविटी है उसको किस तरह से मैनेजमेंट करना है। इसलिए बिफोर एंड आफ्टर स्ट्रोक क्या करना है, स्ट्रोक आने से पहले बाद में उसके फंक्शनल स्टेटस को चेक करना है पेशेंट को। फिर बात करें स्लाइडिंग ए क्लाइंट ऑन ए सीट कोज फ्रिक्शन। अब क्या होता है, स्ट्रोक वाला पेशेंट क्या होता है, बेड रिडन पेशेंट है, तो अब नर्स का काम क्या होता है, उसको शिफ्ट कराना भी होता है, कई बार वार्ड से एक से दूसरे वार्ड में शिफ्ट कराना या फिर एक बेड से दूसरे बेड पे शिफ्ट करना। तो उस समय क्या होना, आपको उसको स्लाइड नहीं करवाना है, पेशेंट को घसीटना नहीं है, उस वजह से क्या हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, पेशेंट को इंजरी हो सकती है। तो स्लाइडिंग ए क्लाइंट ऑन ए सीट कोज फ्रिक्शन एंड इज टू बी अवॉइडेड, आपको अवॉइड करना है, ऐसा नहीं करना है। तो ऐसा करने से क्या हो सकता है, फ्रिक्शन इंजरीज, स्किन इंजरीज हो जाएगी एंड प्रीडिपोजेस टू प्रेशर अल्सर फॉर्मेशन, और पेशेंट के अंदर अल्सर फॉर्मेशन हो जाएगा। इसलिए कभी भी बेड रिडन पेशेंट को आपको स्लाइडिंग नहीं करवाना है, उसको घसीटना नहीं है, उसको प्रॉपर तरीके से उसको एक बेड से दूसरे बेड पे ट्रांसफ़र करना है, तो स्लाइडिंग नहीं करवाना है। अभी रिसेंटली एम्स के अंदर एम्स कंबाइंड एग्ज़ाम था, एम्स कंबाइंड एग्ज़ाम 2020 के अंदर 2020 के अंदर, उसके अंदर इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। उसके अंदर एक इमेज दिया गया था जिसमें पेशेंट को शिफ्ट किया जा रहा था एक बेड से दूसरे बेड पे, तो उसमें ऑप्शन में ये पूछा गया था ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, ताकि सेफ्टी पर्पस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें एप्रोप्रिएट पोजीशन टू प्रिवेंट जॉइंट डिफॉर्मिटी ऑफ द आर्म एंड हैंड इन हेमीप्लेजिया क्लाइंट। ऐसा पेशेंट है जिसके हेमीप्लेजिया कंडीशन है, हाफ बॉडी पैरालिसिस हो चुकी है, तो उसके अंदर कौन सी पोजीशन देनी है ताकि जॉइंट की डिफॉर्मिटी को रोक सकें अपन, ठीक है। तो कौन सी पोजीशन देनी है, प्लेसिंग ए पिलो इन द एक्जिला एंड द आर्म, ठीक है, इज अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। जो पेशेंट का एक्जिला है, ठीक है, वहाँ पे क्या लगाना है, अपने को पिलो लगा देना है, प्लेसिंग ए पिलो इन द एक्जिला सो द आर्म इज अवे फ्रॉम द बॉडी, ताकि बॉडी से दूर रहे। तो एक्जिला के यहाँ पे अपने को क्या रखना है, पिलो रख देना है, पिलो रखना है स्टूडेंट, ठीक है। फिर बात करें इंसर्टिंग ए पिलो अंडर द स्लाइटली फ्लेक्स्ड आर्म, जैसे कि फ्लेक्स करके रखेंगे आर्म, ठीक है, तो मतलब ये तकिया लगा देना है, पिलो लगा देना है आपको उसके आर्म्स के वहाँ पे। सो द हैंड इज हायर देन द एल्बो, ताकि उसका हैंड है वो एल्बो से ऊपर रहे। पोजिशनिंग, उस वजह से क्या हो जाएगा, जॉइंट की डिफॉर्मिटी रोक सकते हैं पेशेंट के अंदर। पोजिशनिंग ए हैंड कोन इन द हैंड सो द फिंगर इज बेरली फिक्स्ड। फिर नेक्स्ट बात करें थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग थेरेपी यूज फॉर डिजोल्व एम्बोलस। जो थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे अपन थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक के अंदर, वो क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि जो एम्बुलस है, एम्बुलस अपने पढ़ा कि क्लोट बनने के बाद क्या बना, वो थ्रोम्बस बना, फिर एम्बुलस बना, तो उसको डिजोल्व करने के लिए, क्लोट को डिजोल्व करने के लिए थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग यूज़ की जाती है। फिर नेक्स्ट बात करें क्राइंग इज बेस्ट डिलेट विद बाय अटेम्प्टिंग टू डाइवर्ट क्लाइंट अटेंशन। क्राइंग इज द बेस्ट डिलेट, कि जब भी पेशेंट के अंदर ऐसा सैडनेस डिप्रेशन वाली कंडीशन होती है, ठीक है, तो उस दौरान अपने को क्या करना है, उसका अटेंशन क्या करना है, उसका ध्यान भटकाना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें एक्सप्रेसिव एफेजिया। पेशेंट के अंदर दो प्रकार के एफेजिया देखने को मिलते हैं। एक तो एफेजिया अपन ने पढ़ा, एफेजिया मतलब स्पीच का प्रोडक्शन नहीं होना, ठीक है, स्पीच के अंदर प्रॉब्लम होना, एफेजिया। तो एफेजिया टू टाइप से होते हैं, एक तो एक्सप्रेसिव, ठीक है। एक्सप्रेसिव एफेजिया में क्या होता है, पेशेंट एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अपनी जो बात बोलना चाहता है उसको पेशेंट बोल नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका पैरालिसिस हो चुका है, उसका लेरिंग्स भी पैरालिसिस हो चुका है, हाफ बॉडी पूरी पैरालिसिस हो चुकी है। मान लो उसको कुछ पानी चाहिए, उसको कुछ फूड है, कुछ बोलना है, तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। उसके अंदर बन तो रही है, स्पीच का बन तो रहा है, पर वो बोल नहीं पा रहा, तो उसको बोलेंगे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। तो एक्सप्रेसिव एफेजिया इज ए कंडीशन इन विच द क्लाइंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हियर्ड और रिटन बट कैन नॉट से। वो लिख भी सकता है, आपको लिख के दे सकता है कि मुझे पानी चाहिए, मुझे ये चाहिए, बट वो बोल नहीं सकता, ठीक है।
बट कैन नॉट से, वो आपको बोल नहीं सकता व्हाट ही और सी वांट टू से, वो क्या कहना चाहता है वो आपको बोल नहीं पाएगा। फिर है नेक्स्ट लाइन क्या कहना चाहती है, एक कम्युनिकेशन और पिक्चर बोर्ड हेल्प द क्लाइंट कम्युनिकेट विद अदर इन दैट द क्लाइंट कैन पॉइंट टू ऑब्जेक्ट और एक्टिविटीज दैट ही और सी डिजायर, जो वो चाहती है आप क्या कर सकते हैं, किसी बोर्ड की सहायता से आप बता सकते हैं, आप ऐसे गिलास देख के शो कर सकते हैं कि पानी चाहिए, फूड चाहिए, ऐसे आप क्या पिक्चर बोर्ड बना के उसको शो कर सकते हैं, जिससे कि वो आपको नेक को ऐसे हाँ या ना आपको जवाब दे देगा। एक कम्युनिकेशन, इस तरह से आप कम्युनिकेशन बना सकते हैं स्ट्रोक वाले पेशेंट के साथ। तो यही बात ये कहना चाह रहा है, कम्युनिकेशन और पिक्चर बोर्ड हेल्प द क्लाइंट कम्युनिकेट विद अदर्स इन द क्लाइंट कैन पॉइंट टू ऑब्जेक्ट, उससे वो पॉइंट कर पाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट या एक्टिविटी को जो वो दैट ही और सी डिजायर, जो वो चाहता है। फिर नेक्स्ट बात करें, ये हो गया एक्सप्रेसिव एफेजिया। अब पढ़ रहे हैं अपन आगे, ए क्लाइंट विद डिस्फेगिया, डिस्फेगिया मीन्स डिफिकल्टी इन सोलोइंग, उसको खाने में दिक्कत होगी, निगलने में, कॉमनली हैज़ द मोस्ट डिफिकल्टी इन इंजेस्टिंग, निगलने में थिन लिक्विड, यदि आप थिन लिक्विड दोगे, पतले बिल्कुल पतले लिक्विड दोगे तो उसको निगलने में पेशेंट को दिक्कत होगी। विच इजीली एस्पायरेट, एस्पायरेट मतलब वो फूड पाइप में न जाके, खाने की नली में न जाके वो सांस की नली में चला जाएगा, ठीक है। जो पतला ज़्यादा दोगे आप लिक्विड, थिन लिक्विड दोगे डाइट में, तो वो उसको फूड पाइप में, क्योंकि वो निगल नहीं पा रहा, उसकी जो नेक वाली जो मसल्स है उस पर उसका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि नेक की मसल्स क्या करती है, अपने को किसी भी चीज़ को निगलने में हेल्प करती है। तो वो थिन जो होगा, थिन जो लिक्विड डाइट होगी वो क्या होगी, इजीली एस्पायरेट कर जाएगी और ट्रेकिया में जाके फिर लंग्स में चला जाएगा। लंग्स में पानी भरने के बाद निमोनिया कंडीशन स्टार्ट हो जाती है इन्फेक्शन की, और रेस्पायरेशन के अंदर दिक्कत होगी। फिर बात करें मेंटेनिंग ए अपराइट पोजीशन वाइल ईटिंग, जब भी पेशेंट को खाना खिलाओ लेटे लेटे नहीं खिलाना, उसका अपराइट पोजीशन होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें, इंट्रोड्यूसिंग फूड ऑन द अनअफेक्टेड साइड ऑफ द पेशेंट, जब आप खाना खिलाओगे, क्योंकि पेशेंट खुद खाना नहीं खा पाता है ऐसी कंडीशन में, स्ट्रोक में, स्ट्रोक के अंदर बहुत ही केयर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसलिए जब भी स्ट्रोक वाले पेशेंट होते हैं उनको, उनके जब भी बात की तो होम केयर की प्रोवाइड की जाती है। होम केयर में क्या होता है, जो जनरल स्टाफ रखा जाता है जनरल ड्यूटी के लिए, ठीक है, जो कि 24 आवर काम करे, ठीक है, उसको बाउल और ब्लैडर को एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा, उसके खाने में, ठीक है, फूड में हेल्प करेगा, डाइट में, उसके जो क्लोथ्स चेंज करने डेली के उसमें हेल्प करेगा, ठीक है। तो अलग से क्या होम केयर के लिए रखना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, कीपिंग डिस्ट्रैक्शन टू मिनिमम, पेशेंट के ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है जो उसको डिस्ट्रैक्ट करे, उसको प्रॉब्लम करे। फिर बात करें होमोनाइमस हेमी एनोप्सिया, अपन ने ये समझ लिया अच्छे से, ये एक ब्लाइंडनेस प्रॉब्लम है इन विच हाफ विजुअल फील्ड ऑफ सेम साइड, देयरफॉर द क्लाइंट वुड बी सी ओनली द हाफ प्लेट और अदर आइटम, कि इसके अंदर यदि आप पूरी प्लेट ही भी यदि रख दोगे खाने की पेशेंट के सामने तो उसको हाफ ही दिखेगा। नेक्स्ट बात करें, टू एक्सपेंड द विजुअल फील्ड, यदि आप चाहते हैं कि पेशेंट को पूरी प्लेट दिखे तो आपको क्या बोलना है कि गर्दन को ऐसे ऐसे करके देखे, ठीक है। टू एक्सपेंड द विजुअल फील्ड, कि उसको साइड का भी दिखे, इसलिए पेशेंट को क्या बोलना है आपको, द पार्शियली साइटेड क्लाइंट शुड बी थॉट टू टर्न द हेड, टर्न करना है हेड को फ्रॉम साइड टू साइड व्हेन वॉकिंग, जब पेशेंट चले, जब आप उसको वॉकिंग कराओगे, ठीक है, खड़े होके आप अपनी सहायता से उसको चलाओगे, तो पेशेंट को बोलना है कि गर्दन को साइड टू साइड करते हुए चलना है, क्योंकि यदि पेशेंट एक साइड में यूँ स्ट्रेट चलेगा तो उसको हाफ तो दिखेगा ही नहीं और वो गिर सकता है, उसको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं अपने सामने। तो स्ट्रोक वाले पेशेंट को बोलना है जब भी देखे तो उस गर्दन को इस तरह साइड टू साइड मूवमेंट करवाए ताकि उसको पूरा दिखे। फिर नेक्स्ट बात करें, ये था होमोनाइमस हेमी एनोप्सिया का मैनेजमेंट, ठीक है। अब बात करें अपन द गोल ऑफ कम्युनिकेटिंग विद क्लाइंट विद एफेजिया, एक ऐसा पेशेंट है जिसके अंदर स्पीच का प्रोडक्शन के अंदर प्रॉब्लम है। टू मिनिमाइज फ्रस्ट्रेशन एंड एग्जॉस्टेशन, कभी भी पेशेंट को आपको फ्रस्ट्रेट नहीं करना है और उसको ऐसा भी एक्टिविटी ज़्यादा उसको एक्टिविटी में इंडल्ज करके नहीं रखना है जिससे वो एग्जॉस्ट हो जाए, ठीक है, थकावट फील करे, क्योंकि वैसे भी उसकी बॉडी हाफ बॉडी ही वर्क कर रही है और ज़्यादा तुम उसे फ्रस्ट्रेट करोगे, एग्जॉस्ट करोगे तो और ज़्यादा वो
उसका एक्टिविटी डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। फिर बात करें प्रेजेंट ऑन द थॉट एट ए टाइम। जब प्रेजेंट वन थॉट एट ए टाइम, एक बार में उसको एक ही बात बोले आप, ऐसे नहीं कि क्योंकि उसका अभी हाथ बॉडी ही वर्क कर रहा है। नेक्स्ट बात करें स्पीक विद नॉर्मल वॉल्यूम। जब भी आप केयर प्रोवाइड करवाओ स्ट्रोक वाले पेशेंट को तो नॉर्मल वॉल्यूम में उससे बात करनी है, ठीक है, हाई वॉल्यूम में उससे बात नहीं करनी है। मेक यूज़ ऑफ गेस्चर, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको इशारे से समझाओ, गेस्चरिंग करो, ठीक है, गेस्चरिंग करनी है, समझाना है कि वाटर चाहिए तो आप ग्लास का, ठीक है, इस तरह से पिक्चर बोर्ड करके आप शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनकरेज पॉइंटिंग टू द नीडेड ऑब्जेक्ट। जो जो उसको चाहिए आपको उसको बोलना है कि जो जो चाहिए आप बताओ, ठीक है। ऐसे नहीं कि अब आपका ना तो आप समझा पा रहे हो तो हम आपके लिए कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। आप उसको बोलना है पेशेंट को कि जो जो चीज़ें आपको चाहिए, नीड है, आप कोशिश करें बताने की, ठीक है, कैसे भी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर ऑफ इंटरवेंशन फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। यदि आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली एनक्लेस बेस, ठीक है, एनक्लेस बेस क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरह से आते हैं कि आपको ऑर्डर बेस आपको प्रायोरिटी सेट करनी होती है, ठीक है, कि पहले नर्स क्या करेगी, सेकंड एक्शन क्या होगा, थर्ड एक्शन क्या होगा। आपको चारों ऑप्शन यूज़ करने हैं, ठीक है, एग्जाम के अंदर, और आपको सेट करना है कि पहले क्या करना है, सेकंड वर्क क्या होगा, थर्ड वर्क क्या होगा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ इंटरवेंशन फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, ठीक है। शुड द नर्स टू फॉलो व्हेन सक्शनिंग द क्लाइंट टू प्रिवेंट इंक्रीज आईसीपी, मेंटेन एडिक्वेट सेरेब्रल परफ्यूजन। तो यदि आपको चार ऑप्शन मिले जिसके अंदर सेडेशन भी दिया हुआ है, हाइपर ऑक्सीजनेशन भी दिया हुआ है, सक्शनिंग द एयरवे भी दिया हुआ है और माउथ सक्शन भी दिया हुआ है, यदि ये आपको आगे पीछे करके दे दे एग्जाम में कि पहले सक्शन करेंगे एयरवे को, माउथ को, हाइपर ऑक्सीजनेट करना है या सेडेशन करना है, तो हमेशा इसी तरह से करना है पैटर्न में, क्योंकि आपको एग्जाम में जब भी फर्स्ट टू लास्ट वाला क्वेश्चन देगा तो वो उल्टे सीधे करके देगा ऑप्शन को, तो आपको सेट करना है उसमें। तो ये भी यदि आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले जिसके अंदर सक्शनिंग भी करनी है, सेडेशन भी देना है, तो उसके अंदर प्रोवाइड सेडेशन, सबसे पहले सेडेशन देना है, बिकॉज इंक्रीज एजिटेशन। जब भी पेशेंट के अंदर एजिटेशन, इरिटेबिलिटी बढ़ती है तो विद सक्शनिंग के कारण क्या हो सकता है, पेशेंट एजिटेट हो सकता है, उस वजह से आईसीपी बढ़ सकता है, पेशेंट के अंदर इंट्राक्रेनियल प्रेशर और ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। इसलिए पेशेंट को कभी भी सक्शन देने से पहले यदि ऑप्शन में सेडेशन दिया हुआ है आपके, तो सेडेशन आपको फर्स्ट ऑप्शन राइट करना है। सेकंड करना है हाइपर ऑक्सीजनेट। आपने पढ़ा होगा, जब भी पढ़ा कि जब भी अपन सक्शनिंग करते हैं, ठीक है, म्यूकस को सक्शन, क्योंकि पेशेंट के एक साइड में क्या हो रहा है, हेमीप्लेजिया, तो वो सीक्रेशन इकट्ठे हो जाएंगे एक साइड में, ठीक है, वो थूक नहीं सकता, ठीक है, वो स्पिट नहीं कर सकता क्योंकि एक साइड में कलेक्टेड है उसके सीक्रेशंस। तो आपको सक्शनिंग करना है, तो सक्शनिंग करते समय पहले हमेशा उसको ऑक्सीजन देनी है और बाद में भी सक्शन करने से पहले और सक्शन करने के बाद में हमेशा पेशेंट को ऑक्सीजन देनी होती है, हाइपर ऑक्सीजनेट करना होता है। तो हाइपर ऑक्सीजनेट करना है, सेकंड राइट आंसर आपका जाना चाहिए हाइपर ऑक्सीजनेट, पहले सेडेशन फिर हाइपर ऑक्सीजनेट। क्लाइंट शुड बी हाइपर ऑक्सीजनेट बिफोर एंड आफ्टर सक्शनिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्लू वर्ड है आपके लिए। हर एग्जाम में सक्शनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो हाइपर ऑक्सीजनेट करना है बिफोर एंड आफ्टर टू प्रिवेंट हाइपोक्सिया। क्योंकि जब सक्शन करते हैं तो जब सक्शन मशीन सक कर रही है तो उसको सीक्रेशन के साथ क्या कर रही है, ऑक्सीजन भी खींच रही है, लंग्स से, तो ठीक है, तो ऑक्सीजन खींच लेगी सक्शन मशीन, तो उस वजह से पेशेंट के अंदर हाइपोक्सिया कंडीशन क्रिएट हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसलिए पहले उसको हाइपर ऑक्सीजनेट करो ताकि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दे दोगे, यदि फिर आप सक्शन भी करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़े। सिंस हाइपोक्सिया कोज क्या कर सकती है, वेजोडाइलेशन ऑफ द सेरेब्रल वेसल एंड इंक्रीज आईसीपी। यदि हाइपोक्सिया जब भी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि सक्शन से क्या होता है, हाइपोक्सिया होता है, और हाइपोक्सिया कंडीशन के कारण जो ब्रेन की सेरेब्रल ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाएंगी, डायलेट होने की वजह से आईसीपी बढ़ जाएगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी बढ़ जाएगा। इसलिए हाइपोक्सिया कंडीशन को रोकने के लिए आपको हाइपर वेंटिलेशन या हाइपर ऑक्सीजनेशन करना है पेशेंट को बिफोर एंड आफ्टर सक्शनिंग। नेक्स्ट फिर आपको फिर बाद में सक्शन करना है, ठीक है। सक्शन द एयरवे, सक्शन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 10 सेकेंड, ठीक है, 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं करना है आपको, 10 सेकेंड ही लगाना है, मिनट नहीं लगाना है, 10 सेकेंड
ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकेंड। फिर बात करें सक्शन द माउथ, और फिर उसके माउथ को सक्शन करना है। द माउथ कैन बी सक्शनड वंस द एयरवे इज क्लीन्ड टू रिमूव ओरल सीक्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करें द फर्स्ट इंटरवेंशन फॉर ए कंफ्यूज्ड क्लाइंट इज टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी एंड ऑब्जर्वेशन। यदि ऐसा कोई क्लाइंट है जो कि कंफ्यूज्ड है, क्योंकि स्ट्रोक के कारण क्या हो सकता है, ऐसा कोई यदि ऐसे पार्ट पे क्लॉट बन गया है उस वजह से पेशेंट की जो मेमोरी है वो अच्छे से नहीं हो पाए, तो कंफ्यूज्ड हो सकता है। द फर्स्ट इंटरवेंशन फॉर ए कंफ्यूज्ड क्लाइंट, यदि कोई पेशेंट कंफ्यूज्ड है, क्लाइंट है कंफ्यूज्ड है, टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो आपको क्या करना है, उसको ऑब्जर्वेशन में रखना है। उस पेशेंट को बार बार आपको नर्स को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। यदि ऐसा कोई क्लाइंट है स्ट्रोक का जो कंफ्यूज्ड रहता है काफ़ी, ठीक है, तो उसके अंदर चांस है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे क्रिएट, तो बार बार फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्वेशन में रखना है पेशेंट को। फिर है असेसमेंट, टीचिंग एंड सक्शनिंग आर द रोल ऑफ नर्स, यही इसके अंदर नर्स के रोल है। नेक्स्ट बात करें अपन, चेक फॉर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज द प्रायोरिटी नर्सिंग असेसमेंट फॉलोइंग ब्रेन सर्जरी और क्रियोनोटोमी। जब भी ब्रेन की सर्जरी होती है, क्योंकि अब थ्रोम्बस को हटाने के लिए यदि आपने थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग दी है जैसे कि टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, तो यदि उससे भी यदि पेशेंट को फ़ायदा नहीं मिला है तो क्लॉट को हटाने के लिए पेशेंट के लिए क्या की जाती है, क्रेनियोटोमी की जाती है, ब्रेन को खोला जाता है, फिर उसको सर्जरी के थ्रू क्लॉट को हटाया जाएगा। ठीक है, तो उस दौरान जब भी क्रेनियोटोमी हो जाती है, ब्रेन सर्जरी हो जाती है, उसके बाद में लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पेशेंट का हमेशा चेक करना होता है। उसमें कौन सा यूज़ करते हैं अपन, स्केल, उसका नाम है GCS स्केल। ठीक है, जिसका मैक्सिमम स्कोर होता है स्टूडेंट 15, मैक्सिमम 15 होता है और मिनिमम 3। ठीक है, ये भी रिसेंटली पूछा गया था एम्स पटना के अंदर, ठीक है, 2020 के अंदर, 2020 के अंदर, कि मिनिमम स्कोर ऑफ GCS क्या माना जाता है, 3 क्या है, मिनिमम स्कोर है GCS का। क्योंकि आप पढ़ते हैं EVM, आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटार रिस्पॉन्स, तो इनके सबके कितने पॉइंट होते हैं, एक के होते हैं, आई वाले के होते हैं 6, V के होते हैं, वर्बल रिस्पॉन्स के 5 और मोटार के होते हैं 4। ठीक है, टोटल हो गए 15। फिर नेक्स्ट बात करें, चेक फॉर ए स्ट्रोक इन द लेफ्ट हेमिस्फीयर। यदि पेशेंट के लेफ्ट हेमिस्फीयर, लेफ्ट साइड में, मान लो ये मेरा लेफ्ट साइड है, यदि लेफ्ट हेमिस्फीयर के अंदर यदि क्या हो रहा है, स्ट्रोक कंडीशन हो रही है, क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है, विल लीड टू लॉस ऑफ द राइट विजुअल फील्ड, तो मेरा जो राइट साइड का है ये इफेक्ट होगा विजुअल फील्ड। ठीक है, इस साइड का मुझे दिखेगा नहीं यदि लेफ्ट साइड का स्ट्रोक हुआ है, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। एंड ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड विद इन द क्लाइंट व्यू, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, कोशिश क्लाइंट के पास में आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखें ताकि वो इजीली देख सके। नेक्स्ट है ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। ये वर्ड क्या कहना चाहता है, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक मतलब कुछ समय तक यदि ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई रुक जाए, ट्रांजिएंट मतलब कुछ समय तक, ट्रांजिएंट इस्चेमिक मतलब ब्लड सप्लाई, लेक ऑफ ब्लड सप्लाई, अटैक आ जाता है। और टेम्पररी न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट, कुछ समय तक देखने को मिलता है, रिलेटेड टू सेरेब्रल हाइपोक्सिया, किसी भी वजह से यदि कुछ ही समय तक ब्लड सप्लाई रुकी है तो उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। अबाउट 1/3 ऑफ द पीपल who have transient ischemic attack will have CVA within 2 to 5 years। ये लाइन ये कहना चाह रही है, किसी भी पेशेंट के अंदर यदि ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक यदि उसके अंदर देखा गया है तो उसके 2 से 5 साल के अंदर उसके अंदर सेरेब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट, स्ट्रोक को ही क्या बोला जाता है स्टूडेंट, सेरेब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट भी बोला जाता है। सेरिब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट, क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर ही तो हो रहा है एक्सीडेंट मतलब रप्चर होना उसके अंदर। CVA किसका नाम है, स्ट्रोक का ही अनदर नेम है CVA। ठीक है, CVA बोल दो या फिर स्ट्रोक बोल दो। तो CVA होने के चांसेस होते हैं 1/3 पेशेंट के अंदर जिनके ट्रांजिएंट अटैक देखने को मिला है। 1/3 पेशेंट के अंदर 2 से 5 साल के अंदर ही उनके अंदर स्ट्रोक कंडीशन देखने को मिली। नेक्स्ट है क्लिनिकल इंडिकेटर ऑफ रप्चर सेरेब्रल एन्यूरिज्म। यदि किसी पेशेंट के मान लो ब्रेन के अंदर कोई आर्टरी थी और वो डायलेट हो गई, उसको क्या बोला अपन ने, एन्यूरिज्म बोला, और वो जब रप्चर हो जाएगी तो पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, सडन सीवियर हेडेक।
बहुत तेज से यदि अचानक सीवियर हेडेक हो रहा है, सडन अचानक से सीवियर हेडेक, ये किसका साइन सिम्टम हो सकता है कि पेशेंट के अंदर जो एन्यूरिज्म हुआ, कि आर्टरी का डायलेशन हुआ, ठीक है, वो उसकी लेयर थिन हो गई, वो रप्चर हो जाएगी, तो एकदम से सडन सीवियर हेडेक होगा पेशेंट के अंदर। तो सडन सीवियर हेडेक किसका है सिम्टम कि पेशेंट के अंदर जो एन्यूरिज्म कंडीशन है वो रप्चर हो चुकी है। फिर नेक्स्ट है ब्लीडिंग इनटू द इनक्लोज्ड केविटी, क्योंकि ये क्लोज केविटी है, क्रेनियम केविटी के एकदम क्लोज है। यदि इसके अंदर यदि ब्लीडिंग होगी, इसका क्रिएट प्रेशर, उस वजह से प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि ब्लीडिंग होगी अंदर तो पुलिंग हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगा ब्लड, ठीक है, तो उसकी वजह से प्रेशर पड़ेगा जो टिश्यूज हैं, ठीक है, कॉजेस पेन होगा, उस वजह से पेन होता है, ठीक है। जब ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाएंगी ब्रेन की, तो उस वजह से वो ब्लड निकलेगा अंदर क्रेनियम केविटी में और वो पूलिंग हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगा अंदर, तो अंदर से क्या बढ़ेगा, दाव बढ़ेगा, ठीक है, टिश्यूज पे दाव पड़ेगा। तो दाव जैसे इसको बोलते हैं इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंक्रीज आईसीपी बढ़ गया, तो उस वजह से अपने हेडेक होगा, ठीक है। तो अपने जैसे कि माइग्रेन होता है, उसके अंदर ब्लड अपना हेडेक क्यों होता है, जब भी तो होता है क्योंकि वहाँ की ब्लड वेसल्स डायलेट हो चुकी हैं, ठीक है। जब भी सर दर्द होता है तो अपने क्या होता है, जो ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है वहाँ की वो डायलेट हो चुकी है, कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं, डायलेट हुई है, उस वजह से दाब पड़ता है, जो ऊपर बोन है वो टकराती हैं, डायलेट होके ब्लड वेसल्स जैसे टकराएगी अंदर की बोन से, वैसे ही अपने अंदर हेडेक कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फिर बात करें एक कोमेटोज क्लाइंट, जो पेशेंट कोमा में चला जाता है उसको बोलेंगे कोमेटोज क्लाइंट। एक कोमेटोज क्लाइंट लॉसेस वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ एलिमिनेशन, जो पेशेंट कंट्रोल, अब कोमा में चल जा सकता है पेशेंट यदि उसको सही टाइम से नहीं देखा आपने, ठीक है, क्योंकि उसका ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई, ब्लड लॉस हुआ, तो वो शॉक के अंदर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ब्लड लॉस हुआ है, फिर वो कोमा में जा सकता है। तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, वो कंट्रोल नहीं करेगा एलिमिनेशन में, उसके बॉल ब्लडर कंट्रोल नहीं होंगे, स्टूल अपने आप पास हो जाएगा, उसका यूरिन अपने आप पास हो जाएगा, ठीक है, यूरिन और जो स्टूल है उस पर खुद का कंट्रोल नहीं रहेगा पेशेंट का, तो उसको बोलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें अपन, द गोल ऑफ कम्युनिकेटिंग विद ए क्लाइंट विद एफेजिया, ये कम करना है उसके अंदर, ये अपन ने पढ़ लिया। नेक्स्ट बात करें ये भी अपन पढ़ लिया। स्टूडेंट फिर बात करें अपन एब्सेंस ऑफ गैग रिफ्लेक्स, जब गैग रिफ्लेक्स एब्सेंस हो जाता है, एब्सेंस ऑफ गैग रिफ्लेक्स इज कॉमन आफ्टर ब्रेन अटैक, जब भी स्ट्रोक आता है पेशेंट को उसके बाद में अपन देखते हैं कि गैग रिफ्लेक्स होता है वो एब्सेंट होता है। गैग रिफ्लेक्स कौन से नंबर की क्रेनियल नर्व के कारण देखने को मिलता है, 9th नंबर की, जो 9th नंबर की क्रेनियल नर्व है, 9th नंबर क्रेनियल नर्व, ठीक है, जिसका नाम है ग्लोसोफेरेंजियल, ग्लोसोफेरेंजियल 9th नंबर क्रेनियल नर्व है, ठीक है। ये वो अफेक्ट हो जाएगी यदि स्ट्रोक की वजह से वो अफेक्ट हो गई, जहाँ से 9th क्रेनियल नर्व ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। कहाँ से निकलती है 9th नंबर क्रेनियल नर्व, ये निकलती है अपने मेडुला ऑब्लांगेटा से, मेडुला ऑब्लांगेटा से क्या निकलती है, 9th नंबर क्रेनियल नर्व निकलती है। यदि उस एरिया पे यदि क्लोट बन गया तो उस वजह से क्रेनियल नर्व क्या इफेक्ट हो जाएगी और पेशेंट के अंदर गैग रिफ्लेक्स लॉस्ट हो जाएगा। गैग रिफ्लेक्स मतलब होता है यदि कोई भी ऑब्जेक्ट, यदि कोई भी आपने फूड लिया वो आपके फेरिंग्स रीजन में गया, फेरिंग्स रीजन में जाने के बाद क्या है, गैग रिफ्लेक्स की वजह से वो फूड अपने ईसोफेगस में जाता है। यदि ये लॉस हो जाएगा तो फूड ईसोफेगस में न जाके फूड पाइप में जाके विंड पाइप में चला जाएगा। तो आपको टू प्रिवेंट एस्पायरेशन, अब उसके अंदर एस्पायरेशन के चांस इंक्रीज हो गए, तो एस्पायरेशन को रोकने के लिए द क्लाइंट पोजीशन करना है ऑन द साइड टू अलाउ ग्रेविटी टू ड्रेन म्यूकस, साइड लाइन पोजीशन दे देनी है आपको, इसलिए ताकि जो सिक्रेशन है वो साइड में आ जाएंगे। इन द नेजोफेरेंजियल एरिया फ्रॉम द ट्रेकिया से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें डिसीफेगिया क्या होता है, डिफिकल्टी इन सोलोइंग, खाना निकलने के अंदर दिक्कत आती है, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डिसफेगिया। नेक्स्ट है क्लाइंट विद डिसआर्थरिया, जिसके अंदर स्पीच के प्रोडक्शन, स्पीच आर्टिकुलेशन के अंदर दिक्कत आती है, हैव डिफिकल्टी कम्युनिकेटिंग
वर्बली, वो वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, डिसआर्थरिया वाला पेशेंट, एंड अल्टर्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में इंडिकेटेड, उसके अंदर जो कम्युनिकेशन का जो पैटर्न है वो बदल जाएगा, वो अच्छे से अपनी बात को रख नहीं पाएगा किसी के सामने। द पैरालाइज्ड साइड हैज डिक्रीज मसल टोन, जिस साइड भी पैरालिसिस होता है पेशेंट के, उधर क्या होता है, टोन कम हो जाती है, मसल की टोन कम हो जाती है, विच में लोअर ब्लड बीपी रीडिंग। यदि मान लो पेशेंट के हेमी पैरालिसिस, इसमें देखने को मिलता है हेमी प्लेजिया, ठीक है, एक साइड का पैरालिसिस हो गया, तो आपको यदि ब्लड बीपी चेक करने के लिए बोला जाए तो आपको कभी भी जो अफेक्टेड साइड है उधर से बीपी नहीं लेना है, क्योंकि उधर का बीपी लो होगा हमेशा, क्योंकि उस साइड का जो ब्लड वेसल्स है उनमें टोन नहीं है, ठीक है। तो हमेशा बीपी कैसा होगा, लो होगा, जिस साइड से अफेक्टेड होगा, पैरालिसिस पार्ट होगा, तो उधर से यदि आप बीपी ले रहे हो तो उधर से लो ही आएगा, क्योंकि उधर की टोनिसिटी कम हो चुकी है। तो आपको किधर से लेना है बीपी भी, अनअफेक्टेड साइड से, ठीक है, जिधर का अफेक्टेड नहीं है पेशेंट का। फिर नेक्स्ट बात करें, एक्सरसाइज इंक्लूड इन द प्लान ऑफ केयर 24 आवर आफ्टर द ब्रेन अटैक। ब्रेन अटैक, स्ट्रोक आने के बाद 24 घंटे के बाद में पेशेंट को आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करवा देनी है, पैसिव रेंज ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, खुद को नहीं आना चाहिए उसको, उसकी एनर्जी लॉस नहीं होना चाहिए, तो पैसिव एक्सरसाइज अपन उसको करवाएंगे। पैसिव रेंज ऑफ एक्सरसाइज प्रिवेंट क्या करती है, डेवलपमेंट ऑफ डिफॉर्मिटी होने से रोकती है, क्योंकि अपन किसी भी ऑर्गन्स को मूवमेंट नहीं करवाएंगे तो उनमें क्या कंडीशन हो जाती है, कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्चर मतलब उसके अंदर ऐसा मतलब उसके अंदर खिंचाव, तनाव सा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्चर हो जाएगा, एंड डू नॉट रिक्वायर एनी। तो पैसिव रेंज करवाएंगे तो उसको कोई भी एनर्जी की, क्लाइंट को खुद को एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्सपेंडिचर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बात करें क्लिनिकल इंडिकेटर ऑफ यूरिनरी रिटेंशन एंड ओवरफ्लो आफ्टर ए ब्रेन अटैक। ब्रेन अटैक आने के बाद, स्ट्रोक होने के बाद में क्लिनिकल इंडिकेटर क्या क्या हैं, यूरिनरी रिटेंशन के एंड ओवरफ्लो के, कौन से हैं, फ्रीक्वेंट स्लोइंग, सुप्राप्यूबिक डिस्टेंशन, बार बार में उसको दिक्कत आएगी, और सुप्राप्यूबिक डिस्टेंशन, जो प्यूबिक बोन अपनी, ठीक है, प्यूबिक सिंपाइसिस बोन है, वहाँ पे क्या अपना ब्लडर है वो डिस्टेंशन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कंट्रोल नहीं है उसका। फिर है टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर, यदि आपको कॉन्ट्रैक्चर प्रिवेंट करने हैं आफ्टर ब्रेन, ठीक है, ब्रेन अटैक के बाद में यदि कॉन्ट्रैक्चर प्रिवेंट करने हैं, द क्लाइंट शुड बी पोजिशन्ड इन फंक्शनल अलाइनमेंट एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज शुड बी परफॉर्म्ड। उसको एक अलाइनमेंट में रखना है, उसको फ्लैक्स नहीं होने देना, क्योंकि जब भी पेशेंट फ्लैक्स रहेगा तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्चर डेवलप होने के चांस होते हैं। कॉन्ट्रैक्चर में क्या होता है, जो अपनी मसल्स होती हैं वो शॉर्ट हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्चर की वजह से जो मसल होती है वो अकड़ जाती हैं। अकड़ना क्या होता है, कॉन्ट्रैक्चर, जैसे कि बर्न पेशेंट के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्चर्स देखने को मिलते हैं कि उसके अंदर क्या होती है, शॉर्ट हो जाती है, मसल लेंथ शॉर्ट हो जाएगी, अकड़ जाना ही क्या है, कॉन्ट्रैक्चर है। तो उसको रोकने के लिए पेशेंट को हमेशा सीधा रखना चाहिए, स्ट्रेट रखना चाहिए, ताकि कॉन्ट्रैक्चर डेवलप नहीं हो, क्योंकि फ्लेक्शन जो है, फ्लेक्शन रखेंगे अपन पेशेंट को, तो फ्लेक्शन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, कॉन्ट्रैक्चर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसलिए पेशेंट को स्ट्रेट रखना है, फ्लेक्स नहीं रखना है, एक अलाइनमेंट में रखना है सीधा, और उसको एक्सरसाइज करवाते रहना है। फिर बात करें, स्प्लिंट भी हेल्प करना है, स्प्लिंट यूज़ कर सकते हैं पेशेंट के अंदर, ठीक है। स्प्लिंट हेल्प्स इन प्रिवेंट फुट ड्रॉप, ठीक है, फुट ड्रॉप की प्रॉब्लम देखने को मिलती है पेशेंट के अंदर आफ्टर ब्रेन अटैक, तो आप स्प्लिंट यूज़ कर सकते हैं। स्प्लिंट मतलब कोई भी उसको सहारा देना उसके लेग्स को, ठीक है, तो फुट ड्रॉप रोकने के लिए आप स्प्लिंट यूज़ कर सकते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ स्प्लिंट्स और बूट्स आर अवेलेबल टू कीप द फुट इन पोजिशन और ऑफ फंक्शनल अलाइनमेंट। यदि आपको यूज़ करने हैं, स्प्लिंट यूज़ करने हैं, तो यदि आपको मान लो लेफ्ट लेग में यूज़ करना है, राइट लेग में यूज़ करना है, तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट स्प्लिंट अवेलेबल हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, हेमीपैरेसिस क्रिएट्स इनस्टेबिलिटी, क्योंकि पेशेंट के अंदर हेमीप्लेजिया हो गया, हेमीपैरेसिस कंडीशन हो गई, ठीक है, हाफ बॉडी पैरालिसिस हो गई, उसके वजह से पेशेंट के अंदर इनस्टेबिलिटी आ जाती है। यूजिंग ए केन, इसलिए जब भी पेशेंट मान लो उसको बाहर घूमना है, चलना है, तो केन यूज़ करें। केन क्या होता है, उस तरह पकड़ने का होता है, उसको बोलते हैं केन, इस तरह से होता है पकड़ने का, ठीक है, तो यहाँ से उसको पकड़ के चलना है, ठीक है, तो पेशेंट फॉल रिस्क असेसमेंट, फॉल रिस्क के चांस कम हो जाएंगे। यूजिंग ए केन प्रोवाइडर ए
वाइडर बेस, जो वाइड, जो नीचे का जो केन पकड़ते हैं अपन, ठीक है, जो ओल्ड एज के पेशेंट क्या करते हैं, केन का यूज़ करते हैं जब भी वो वॉक करते हैं, जब भी वो चलते हैं, तो जो नीचे का जो हिस्सा है वो चौड़ा होना चाहिए, वाइड होना चाहिए, ताकि वो अच्छे से जो बेस पे अच्छे से टिके, ठीक है, और पेशेंट नहीं गिरे। वाइडर होना चाहिए बेस ऑफ सपोर्ट द देयरफॉर ग्रेट स्टेबिलिटी, ताकि पेशेंट के अंदर अच्छी स्टेबिलिटी आ जाए जब चले, जब वो केन का यूज़ करे, ठीक है। चेंज ऑफ पोजीशन एटलीस्ट एवरी 1 to 2 आवर्स हेल्प प्रिवेंट इन रेस्पिरेटरी यूरिनरी क्यूटेनियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ इमोबिलिटी। पेशेंट अब क्या है, लंबे समय से बेड पे लेटा रहेगा क्योंकि हेमिप्लेजिया है, तो उसके अंदर यूरिनरी वाली प्रॉब्लम हो रही है, उसके अंदर इमोबिलिटी है, तो उसके अंदर क्या हो रही है, बेड सोर के भी चांसेस होते हैं। तो 1 to 2 आवर्स में क्या उसको चेंज कराते रहना आपको पोजीशन, हर 1 से 2 घंटे में पेशेंट की पोजीशन चेंज करवानी है, ठीक है। यदि एक ही पोजीशन में रहेगा, पोस्चर में रहेगा, तो उसके स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा बैक रीजन में, और वहाँ पे उसके स्किन पे घाव बन सकते हैं लंबे समय से, ठीक है। तो इसलिए चेंज पोजीशन एटलीस्ट 1 to 2 आवर, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने हावरली, कितने टाइम से आपको पोजीशन चेंज करनी है। फिर नेक्स्ट बात करें, बाउल ट्रेनिंग इज ए प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंडीशनड रिफ्लेक्स दैट कंट्रोल रेगुलेटरी एम्पेटिंग बाउल। यदि क्योंकि पेशेंट के अंदर बाउल इनकॉन्टिनेंस हो रहा है, बाउल का कंट्रोल नहीं है, तो पेशेंट को बाउल ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाना है, एक रेगुलर टाइम सेट करना है पेशेंट को, जिस समय वो डेली का स्टूल पास आउट करने के लिए जाता है, तो फिक्स टाइम उसका अपने को एक पैटर्न फिक्स करना है, उसी समय उसको बाउल करवाना है। तो बाउल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी उसके लिए रखना है, ताकि वो डेवलपमेंट हो सके, उसके रिफ्लेक्स वापस से आ सके, ठीक है, पेशेंट की। द की टू सक्सेस इज एड्रेंस, ये क्यों करवाएंगे, इसके पीछे एक ये रीज़न है, टू एड्रेंस टू ए स्ट्रिक्ट टाइम फॉर ए इवैक्यूएशन बेस्ड ऑन द क्लाइंट इंडिविजुअल शेड्यूल। जो भी पेशेंट का खुद का शेड्यूल होता है कि वो इस टाइम पे स्टूल पास आउट करने जाता है, तो उस टाइम में उसको एक स्ट्रिक्ट वे से उसको जोड़ने के लिए उसका जो डेली का, फिर उसमें क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि फिक्स टाइम में वो खुद ब खुद रिफ्लेक्स आने लग जाएंगे, स्टूल पास आउट करने के रिफ्लेक्स आने लग जाएंगे, पेशेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाएगा वापस से, ठीक है। तो इस तरह से धीरे धीरे उसके अंदर, पेशेंट के अंदर, स्ट्रोक वाले पेशेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट बात करें अपन कि चेक फॉर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज द प्रायोरिटी, ये अपन ने कर लिया। नेक्स्ट बात करें डिफिकल्टी swallowing, दो बार हो गए। फिर नेक्स्ट बात करें अपन कि नेक्स्ट लाइन क्या कहना चाहती है स्टूडेंट, नर्सिंग टीचिंग टू लिमिट द एक्सपीरियंस ऑफ यूरिन इनकॉन्टिनेंस। यूरिन इनकॉन्टिनेंस को यदि रोकना है तो आपको क्या नर्सिंग टीचिंग करनी है, आपको बताना है इंस्टीट्यूट मेजर टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को अंदर, पेशेंट के अंदर जो कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम है, यदि आप उसको दूर कर दोगे तो पेशेंट के अंदर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस वाली जो प्रॉब्लम है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मतलब पेशेंट के खुद के कंट्रोल में नहीं है यूरिन, ठीक है, अपने आप पास आउट हो जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यदि आप उसको रोकना चाहते हैं तो पेशेंट के अंदर आपको कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम दूर करनी है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन की दूर प्रॉब्लम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन क्या करता है, ए फुल रेक्टम में एक्सर्ट प्रेशर ऑन द यूरिनरी ब्लैडर। यदि आपका रेक्टम वाला यदि पोर्शन फुल भरा रहेगा, देखो इस तरह से ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, और इधर ही क्या होता है, रेक्टम होता है साइड से, फिर नीचे की तरफ एनएस होता है, ठीक है। यहाँ पे यदि स्टूल जमा रहेगा, ठीक है, इकट्ठा रहेगा, तो वो इस पर प्रेशर डालेगा, ठीक है। ये स्टूल का प्रेशर किस पे पड़ेगा, इधर पड़ेगा, ब्लैडर पे पड़ेगा, उस वजह से यूरिन की ड्रिबलिंग होती रहेगी, ठीक है। जैसे यूरिन थोड़ा सा भरा, उस पर उस स्टूल वाले पार्ट का प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, रेक्टम का प्रेशर पड़ेगा, तो उस वजह से यूरिन निकलेगा, ठीक है। तो आपको कॉन्स्टिपेशन की पेशेंट के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करनी है, ठीक है। फिर बात करें टू फोस्टर कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन, फैमिली मेंबर शुड बी इन्वॉल्व इन द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटल केयर। जब भी आप स्ट्रोक वाले क्लाइंट को, आप जब भी उसको मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसको ट्रीट कर रहे हैं, तो जितना हो सके उसके फैमिली वालों का भी साथ लें, क्योंकि घर पे क्या है, उसके फैमिली वाले ही केयर कर देंगे, तो जितना ज़्यादा हो सके
आप उनके फैमिली मेम्बर्स को भी कम्युनिकेशन के अंदर रखें, उनको बताएं, उनको टीचिंग करें कि किस तरह से आप पेशेंट को अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, किस तरह से उसके डेली से ज़्यादा पानी पिलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उसके पैसिव एक्सरसाइज करवाएं। इस तरह से आपको उनके पेशेंट के जो क्लाइंट है, उनके जो पेरेंट्स हैं या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स, उनको कोऑपरेट करके चलना है, ठीक है। फिर बात करें क्लाइंट विद एक्सप्रेसिव एफेजिया। एक्सप्रेसिव एफेजिया अपन ने पढ़ लिया कि उसको अपनी बात को रखने में प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है। मस्ट बी इनकरेज टू एसोसिएट वर्ड विद ऑब्जेक्ट सो दैट कम्युनिकेट इज रिगेंड। तो क्या करना है, उसको एनकरेज करना है, पेशेंट को प्रोत्साहित करना है कि वो बताए उससे रिलेटेड वर्ड जो बोलना चाहता है। नेक्स्ट है एक्सप्रेसिव फेजिया इज एसोसिएटेड विद डैमेज टू द ब्रोका एरिया। ब्रेन के अंदर अपने ब्रोकाज एरिया होता है, एक वर्निक्स एरिया होता है, अपन काफ़ी बार पढ़ते हैं कि ब्रोकाज एरिया और एक होता है स्टूडेंट्स वर्निक्स एरिया, ठीक है। ये है वर्निक्स एरिया, ये ब्रोका एरिया। तो इस तरह से अपन एक ब्रेन बना लेते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये ब्रेन के अंदर ये जो फ्रंटल लोब है, ये लोब है, यहाँ पे होता है ब्रोका एरिया। कौन सा एरिया? ब्रोकाज एरिया। ये क्या करता है, स्पीच का ये प्रोडक्शन करवाता है। जो ब्रोकाज एरिया है ये स्पीच का प्रोडक्शन करवाता है, ठीक है। लोकेटेड इन द पोस्टीरियर फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब के पोस्टीरियर पार्ट पे होता है यहाँ पे, ठीक है। ऑन द ऑफ द डोमिनेंट हेमिस्फीयर कोज प्रॉब्लम इन द मोटर एस्पेक्ट ऑफ स्पीच एंड रीडिंग, ठीक है। इस वजह से जब भी ये इफेक्ट हो जाएगा एरिया, ब्रोकाज एरिया, जो कि स्पीच प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आपसे डायरेक्ट वन लाइनर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर कि ब्रोकाज एरिया किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो स्पीच प्रोडक्शन के लिए। या नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि कौन से एरिया में पाया जाता है, फ्रंटल लोब के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात, ये किसके अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी, यदि इसके अंदर प्रॉब्लम है तो स्पीच के अंदर और लिखने के अंदर, पेशेंट लिख भी नहीं पाएगा। नेक्स्ट बात करें रिसेप्टिव एफेजिया, एक टाइप का एफेजिया है। इज एसोसिएटेड विद डिजीज ऑफ वर्निक्स एरिया। वर्निक्स एरिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है, टेम्पोरल लोब में। ये टेम्पोरल लोब यहाँ पे होता है, जहाँ पे अपना ईयर प्रेजेंट होता है, ये क्या है, टेम्पोरल एरिया। तो यहाँ पे क्या होता है, वर्निक्स एरिया होता है, वर्निक्स एरिया, ठीक है, वर्निक्स एरिया। ये क्या करवाता है, स्पीच के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोवाइड करवाता है। एक मतलब कि एक अच्छे तरीके से किसी अपनी बात को रखना, उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब पूर्ण तरीके से, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव स्पीच के अंदर हेल्प करता है कौन सा, वर्निक्स एरिया। उसको बोलते हैं रिसेप्टिव एफेजिया। जब भी रिसेप्टिव एफेजिया होता है तो उसके अंदर ब्रेन का वर्निक्स एरिया इफेक्ट होता है, जो कि टेम्पोरल एरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? आज का अपना टॉपिक खत्म।